कल कुछ चर्चा हम लोगों ने प्रारंभ किया था। आज ये बात हुई थी कि उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक हो गया। तो मानव लक्ष्य के बारे में बात हो रही थी। महत्वपूर्ण मुद्दा है ये चर्चा के लिए, समझने के लिए, सोचने के लिए कि समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व ये मानव लक्ष्य है। तो मानव लक्ष्य का तात्पर्य कि मेरा लक्ष्य है मानव के रूप में जब हम जीते हैं तो समाधान। तो समाधान का तात्पर्य क्या है कि हमारे जीने से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, स्थिति परिस्थितियां हैं, उससे संबंधित उत्तर, समझ या ज्ञान हमारे पास उपलब्ध हो, ये समाधान का मतलब है। तो उसको आगे और हम वो करेंगे समाधान को। समृद्धि का तात्पर्य क्या हो गया कि आवश्यकता से अधिक उत्पादन। फिर ये भी सोचना बनेगा कि क्या आवश्यकता से अधिक उत्पादन मात्र करने से समृद्धि हो जाएगा या समृद्धि उससे कुछ अधिक है। फिर समृद्धि, क्या समृद्ध एक व्यक्ति हो पाएगा कि परिवार समृद्ध होता है। फिर उसमें ये भी एक चीज आएगी कि परिवार में एक व्यक्ति को समृद्धि क्या है ये स्पष्ट हो गया, बाकी लोगों को यदि स्पष्ट नहीं हुआ तो क्या वो व्यक्ति समृद्ध कहलाएगा कि नहीं, और फिर पूरा परिवार समृद्ध कहलाएगा कि नहीं। फिर तीसरा है अभयता, उस व्यक्ति का अभय हो जाना। तो मानव के प्रति जो भय है व्यवहार से संबंधित, ये उसमें नहीं होना। तो इसके जगह पर परस्परता में विश्वास और उस व्यक्ति में सहअस्तित्व का ज्ञान हो जाना। तो ये समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व। इसी को कहा है समाधान बराबर सुख, समाधान समृद्धि बराबर सुख शांति, समाधान समृद्धि अभय बराबर सुख शांति संतोष उस व्यक्ति में है ना, आप में, मेरे में, व्यक्ति के रूप में, और समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व बराबर सुख शांति संतोष। तो चर्चा यहाँ से प्रारंभ हुई थी कि जीवन लक्ष्य और मानव लक्ष्य को रखा गया है, तो दोनों में अंतर संबंध क्या है। फिर एक मनुष्य अकेले नहीं जीता है, लोगों के साथ जीता है, समाज में जीता है। तो ये जो लक्ष्य है संपूर्ण मानव जाति का है। तो संपूर्ण मानव जाति में भी समाधानित होना ये भी मेरा लक्ष्य है। संपूर्ण मानव जाति समृद्ध होना या सभी परिवार समृद्ध होना ये मेरा लक्ष्य है। समाज जो है अभयता में आ जाए ये भी मेरा लक्ष्य है। और ये संपूर्ण मानव का लक्ष्य है ना, सभी मानव यही चाहते हैं। और चारों अवस्थाओं में संतुलन हो जाए, क्योंकि अभयता हो गया तो मानव के बीच या मानव मानव में संतुलन तो हो ही गया। उसके बाद उसमें जो शेष प्रकृति है, पदार्थ, प्राण और जीव, इनमें भी संतुलन हो जाए। ये दो विधा से मानव लक्ष्य को देखा जा सकता। तो ये कल इस पर थोड़ी सी बात हुई थी, अभी आज हम और उसको बढ़ाने वाले थे। तो बताइए। तो भैया वहां से इसमें थोड़े एग्जांपल्स ले लेते हैं तो शायद बात करना ठीक होगा। तो कल जब बात हो रही थी तो हमने ये बोला था कि अभयता जो है वो अ, अभयता एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति विश्वास, ये जैसे ही है तो मैं इसको अभयता कह सकता हूँ। तो अभयता की कोई डिपेंडेंसी नहीं है किसी और पे, मोरलेस इंडिविजुअल नहीं, इंडिविजुअल ही है अभयता। अगर मैं अपने रेस्पेक्ट में देखूं तो अभयता मेरा अगर किसी पे विश्वास हो जाए तो मैं अभय हो गया। ये इज इट अ करेक्ट इंटरप्रिटेशन? ठीक है, ये अभयता का शुरुआत हो गया मानव के प्रति। हम जैसे अपने बच्चे से हम अभय रहते ही हैं, बच्चे से डर तो लगता नहीं। बहुत बड़ा हो गया और ताकतवर हो गया तो एक अलग चीज है, उसके पहले तो डरते नहीं।
जैसे हमारे पिताजी 5 फुट 8 के हैं, मैं 6 फुट 2 का हूँ, है ना। शारीरिक रूप से तो उनको भय लगेगा मेरे से। पहले हंसी मजाक में बोलते थे तुम तो, कि और थोड़ी देर ही तुमको डांट पाऊंगा, अब इसके बाद तुम बहुत बड़े हो गए तो तुमको डांटने में भी अभी डर लगता है ना। तो भय क्या है, और यहाँ पर अभयता की बात जब कर रहे हैं, अभयता का तात्पर्य क्या है? तो इसमें हम मानव लक्ष्य के अर्थ में जो अभयता का जो उल्लेख आया है दर्शन में, उसके बारे में बात कर रहे हैं। मानव मानव के बीच आश्वासन हो जाना। तो एक व्यक्ति से हम आश्वस्त होते हैं, 2 से होते हैं, 3 से होते हैं, 4 से होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, लंबे समय के लिए होते हैं, हर समय के लिए हो जाते हैं। इतने सारे स्टेजेस है उसमें, तो ये अभयता ही कहलाएगा। फिर ऐसे भी लोग हैं जिनको हम नहीं मिले हैं, जिनके साथ हम जीते नहीं, उनके प्रति क्या भाव होगा? यूक्रेन में जो लोग हैं, पाकिस्तान में जो लोग हैं, सऊदी में जो लोग हैं, अफ्रीका में जो लोग हैं, इनके साथ हमारा क्या भाव रहेगा, जबकि इनके साथ हमको कभी जीना नहीं है। तो इनके प्रति जो हमारी स्वीकृति है, ये भी अभयता का ही भाग है। तो अभयता को अंतिम चरण ये है कि मेरा मतलब एक इंडिविजुअल का पृथ्वी में जितने मानव हैं उनके प्रति विश्वास है, अटूट विश्वास, ये सब हम जितनी भी बात करें। निरंतर। हाँ। इसमें निरंतर है, इसमें कोई चेंजेबल डोमेन नहीं है कि आज है कल नहीं है, हम्म। परसों फिर हो जाएगा। अब ये अभयता का फिर भी इसका मतलब होंगे, भ्रमित नहीं होंगे, वो सब होंगे, एंड दैट डजंट मैटर। तो कल कोई कुल्हाड़ी लेके मेरे सर पे आ भी जाए तो आई विल नॉट हैव भय। नहीं, कुल्हाड़ी लेके सर पे आया तो यू बेटर हैव समथिंग इन योर हैंड, और यू बेटर बी एबल टू बी रन फास्टर देन, हाँ है ना। हाँ, बट बट हाँ, मतलब आई मीन आई डोंट नो कि उस अब कुल्हाड़ी लेके मेरे पास आएगा तो मैं क्या करूंगा, उसकी एक वो खैर एक अलग सिचुएशन है। बट अपेरेंटली अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो मुझे पता है क्यों कर रहा है, तो इसलिए मुझे भय नहीं लगेगा। हाँ, देखिए, कुल मिलाकर क्या है ना, हमारे अंदर एक है कि बाहर हमारे कुछ एक्शन होते हैं, ठीक, कुल्हाड़ी लेकर कोई आ गया, कुछ भी आजकल कुल्हाड़ी भारत में शायद कुल्हाड़ी लेकर आएंगे, या अमेरिका में तो बढ़िया AR-15 राइफल लेकर आएगा। अ, हमारे अंदर की जो मनस्थिति है, हमारी अंदर की जो स्वीकृति है, मूल मुद्दा ये है। तो मेरे अंदर यदि ये स्पष्टता होती है, क्योंकि मामला क्या है, सुख का है ना। अब सुख का जो फुटप्रिंट यदि देखेंगे कि हमारे सुख के लिए स्रोत कितने हो गए, और इसको हमने परिचय शिविर में थोड़ा सा रखा था। एक सुखी दुखी होने का जगह है शरीर और भौतिक वस्तु, है ना, एक पूरा सेट है, एंड दिस इज मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो घर, शरीर, है ना, और जितनी भी चीजें हैं, आहार संबंधी चीजें, आवास संबंधी चीजें, अलंकार संबंधी चीजें, सुखी दुखी होने का एक जगह है, एक स्रोत है। दूसरा है मनुष्य। मनुष्य के प्रति में मेरा क्या समझ है या ना समझ है, वो मेरे साथ क्या करता है नहीं करता है, ये दूसरा है। तीसरा है मेरी अंदर में कुछ चलती रहती है। एक के मानव बाहर से होता है, कई बार आदमी लगता भी नहीं, और मैं आदमी के प्रति परेशान हो जाता हूँ। तो जो ऑब्जेक्ट है मेरा सुखी दुखी होने का, वो अंततः कोई मानव है। फिर मैं अपने बारे में ही कुछ सोचता हूँ, और ये भी यूजुअली परस्परता के अर्थ में ही होता है। वो सब आदमी को समझ में आता है, मुझे नहीं आता, उसने ऐसा बोल दिया, मुझे ऐसे करना था, या मेरे अंदर कोई कमी है, या मेरे अंदर अभिमान है, हट है, मैं बार बार सोचता हूँ ये नहीं करूंगा, फिर हो जाता है। एक तीसरी स्थली है। फिर चौथा है कोई हमारे आध्यात्मिक कोई प्रश्न जिज्ञासा हो सकते हैं। तो इसको हमने भौतिक, व्यवहारिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक, ये 4 जगह पर देखे थे। तो जो व्यवहारिक वाला है वो बौद्धिक से ही संबंधित है। उसमें एक करने वाला भाग है, दूसरा करने के पूर्व और बाद भी मेरी एक स्वीकृति है उस व्यक्ति के प्रति, ये मेरे सुख दुख से संबंधित है। तो इसको समझ लेना, इसको स्वीकार लेना, इसको अध्ययन कर लेना, ये मेरे समाधान का भाग हो जाता है, मेरे सुख का भाग हो जाता है ना। जैसे आपने भी कहा, दूसरा कोई कुल्हाड़ी लेकर आ गया तो इससे फिर मैं पीड़ित नहीं हूं। उसके लिए जो करना है हमको करना ही पड़ेगा। अभी जो लोग करेंगे ये वही है, या तो बहुत तेज भागने की तैयारी करनी पड़ेगी, या हाथ में और कुछ चाहिए, कुल्हाड़ी से बड़ा कोई चीज,
उसको तो रोकना पड़ेगा। पर मेरे अंदर अभयता होने का तात्पर्य क्या है? एक तो वो लेकर आने के पहले ही मेरे अंदर जो कल्पना होती है कि ऐसा कर सकता है वैसा कर सकता है, इससे मैं बचता हूँ। और यदि ऐसा करता भी है तो उसके प्रति मेरे अंदर द्वेष नहीं होता है। जो भी दिक्कत है उससे बच के चलने के लिए मैं रास्ता निकालता हूँ। तो हमने उसको परिचय शिविर में एक वो अभ्यास के रूप में देखा था, जब किए थे, कि मूल चाहना और योग्यता। तो यदि जीवन, इसीलिए जीवन का अध्ययन केंद्र में है, जीवन विद्या में जीवन का ही अध्ययन केंद्र में है। तो मानव का स्वभाव और धर्म एक है, ये सोचना है, धीरता वीरता उदारता है, मानव सुखी होना चाहता है, सुनने में अच्छा लगता है। परंतु इसको गहराई में यदि हम मनन कर पाते हैं या करते हैं, या हमारे अंतःकरण, दर्शन में भाषा दिया है, अंतःकरण में यदि ये स्वीकार हो जाता है, किस आधार पर? कि प्रत्येक मानव में जीवन समान है, उसका लक्ष्य समान है ना, उसके सुखी दुखी होने के कारण समान है, उसका स्वभाव समान है, उसका धर्म समान है, उसके गुण स्वभाव है, लगभग एक ही जैसे भ्रमित होता है, एक ही जैसे जागृत होता है, एक पूरा सेट है ना। और इसको हम और आगे और पुस्तक आएंगे तो और करेंगे उसको बढ़िया से। ये यदि स्वीकार हो जाता है तो फिर हम आश्वस्त हो जाते हैं। मूल में ये हमारी जो मनुष्य के प्रति स्वीकृति या पोजीशन जो है हमारी स्पष्ट हो जाती है। दिस इज माय पोजीशन विज़ अ वी ह्यूमंस, ये एक सेट हो जाता है मेरा। इसके बाद इंडिविजुअली जब लोगों के साथ हम आदान प्रदान करते हैं, उसमें फिर व्यक्तिगत इंडिविजुअली मतलब एक एक करके जब करते हैं, तो इसमें, अच्छा किसी का एक टेक्स्ट आया, एक मिनट है। तो इसमें यदि कोई दिक्कत भी आती है तो उसको फिर समाधान ढूंढने के अर्थ में हम फिर देखते हैं। ये मेरे लिए अभय का शुरुआत हो गया है ना। इसकी जो अंतिम है ये बोध के साथ अभय पूरा हो जाएगा। मम्मा मार्केट गई हैं बेटा। तो भैया इसको फिर से मतलब तो अभयता अगेन यहाँ पर फिर से हमारी मतलब आज चर्चा में फिर से वही हो रहा है कि अभयता मेरी इंडिविजुअल स्टेट है। आपकी इंडिविजुअल स्टेट है मनुष्य के प्रति, और ये जब धरती पर दिखेगा है ना, तो धरती की स्टेट कहलाएगी। ये आपके मोहल्ले में दिखेगा तो मोहल्ले का कहलाएगा। हाँ, उसके तो लिए उस मोहल्ले में जितने भी लोग हैं उनमें अभयता की या तो भास या आभास या प्रतीति या अनुभूति चाहिए, या कम से कम प्रतीति चाहिए, वो स्वीकृति चाहिए। फिर तो अपेरेंटली अब मेरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि एक जो मध्यस्थ दर्शन, एक्चुअली ये कहना गलत है कि मध्यस्थ दर्शन क्या, क्योंकि अभी तो मैं समझ ही रहा हूँ, तो मेरे लिए मुश्किल है कि मध्यस्थ दर्शन क्या कह रहा है। बट जो मैंने समझा था, अगर एक इंसान अभय हो जाता है पूरी मानव जाति के प्रति, और वो जीवन परमाणु है, उसने शरीर छोड़ दिया, अब उसके पास मोटिवेशन क्या रह जाता है कि बाकी जो है वो अभय हो, बाकी पूरी धरती अभय हो, मतलब मोटिवेशन कहाँ से है उसका? क्योंकि मोटिवेशन उपकार के रूप में आएगा। लक्ष्य, उसका लक्ष्य तो पूरा हो गया, मतलब मानव लक्ष्य के रूप में उसने वही जब तक शरीर था तब तक उसने समृद्धि भी कर ली, उत्पादन भी कर लिया। जिन लोगों के साथ रह रहा था वो जब तक रह रहा था अभयता के साथ ही था वो। सहअस्तित्व उसने, सहअस्तित्व वाली स्थिति, आई डोंट नो, सहअस्तित्व वाली स्थिति तो जब तक कि सभी नहीं होंगे तब तक मुझे नहीं लगता सहअस्तित्व वाली स्थिति हो सकती है, बट वो एक नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट कन्वर्सेशन का नेक्स्ट टॉपिक है। तो अब अगर मैं, मेरे पास कहाँ है, मतलब मेरे पास कोई लक्ष्य बचा है कि बस मैं खाली चलो अब थोड़ा टाइम बचा है तो चलो यार लोगों को भला कर देता हूँ। नहीं, अभयता वाली स्थिति यदि हमारे अंदर आ गई उसके बाद भी सहअस्तित्व का ज्ञान बचा रहता है। बहुत प्रिसाइसली यदि बात करेंगे तो सहअस्तित्व का ज्ञान की जिज्ञासा उस जीवन में जब कभी होगी, उसके लिए उनको पुनः शरीर यात्रा लेना पड़ेगा है ना। एक तो ये वाला है, उनके ज्ञान और तृप्ति के अर्थ में एक बिंदु, एक कड़ी बची है, एक घाट बचा है, उसका नाम है सहअस्तित्व का अनुभव। ठीक, ये अध्ययन विधि में हम कह रहे हैं है ना। अध्ययन विधि का मतलब है कि अनुभव पर्यंत अध्ययन या बोध पर्यंत अध्ययन की परिभाषा है। अब तो एक बार एक, तो भैया, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट, तो फिर अगर अगर ऐसा है तो बिना अनुभव के मैं अभय हो सकता हूँ, ये पॉसिबिलिटी भी नहीं एग्जिस्ट नहीं करती ना। हाँ है ना, बिना 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 अनुभव के मैं अभयता कैसे, मैं जीवन को तो मैंने, जीवन ने जीवन को जाना ही नहीं है, तो फिर वो कैसे
अभय होगा, समानता उसको दिखेगी कैसे? नहीं, वो भाषाभाष प्रतीति प्रतीति में तो जीवन की निरंतरता की स्वीकृति रहेगी उसमें। तो जिसको अवधारणा कह रहे हैं, है ना, हम्म हम्म वो अवधारणा पूर्वक आएगा। कम से कम अवधारणा में नहीं आता है तो बोध में आएगा अभेता। अनुभव पूर्वक ये हमेशा हमेशा के लिए या निरंतरता के लिए सुनिश्चित हो जाता है, उसमें जो भी बचे कुछ। बट अभेता वाली बात तो आ जाएगी, बोध में तो पक्का आ जाएगा। बोध के बाद कोई भाई भय नहीं है। भैया, पर ऐसा कहते हैं, ऐसा सुना है ना कि बोध होते ही अनुभव तो हो ही जाता है। देन देयर इज नो, यानी कि उसमें फिर देर ही नहीं होती है। जो आप लोगों से सुना है वही मैं तो बता रहा हूँ। आप लोग हम लोग एक बड़े झुंड है ना, तो उसको बोध एन अनुभव फॉर अनदर डे, उसमें जाएंगे, देन आवर दिवाली विल गेट स्पॉइल्ड। तो आप बोल रहे हो भैया कि अनुभव के बिना भी मुझे बोध और अवधारणा तक, मतलब मेरे पास प्रतीति, भाषाभास प्रतीति हो रहा है, तो मुझे अभयता की स्थिति मेरे अंदर आ जाएगी। अच्छा, देखिए, तो अब 0-1 नहीं है। लेट अस गेट वन थिंग स्ट्रेट, नो। जो वेरी भी ट्रू। हम बातें सुनते हैं, हम्म दोनों चीजें सही है। जो दर्शन में भी लिखा भी है और उसी को लगभग लोग बोलते हैं। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो भी मेरे जैसे लोग इस दर्शन को पढ़ा रहे हैं, सभी जागृति क्रम में कहीं ना कहीं है। हम में से कोई जागृत हो गया और बाकी लोगों ने स्वीकार लिया, ये अभी तक नहीं हुआ। एंड उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है ना। ये रास्ता है। इट्स लाइक सेइंग हर आदमी जो एमबीए कर लिया क्या सीईओ बन गया क्या? नहीं, उसके बाद भी लोग एमबीए करते रहते हैं क्योंकि वो करना सही लगता है। तो अपना भी ऐसा ही स्थिति है। एक तो ये है, इसमें देखिए जागृति क्रम को हमको ठीक से पकड़ना चाहिए। और आगे जो अभी एक संकलित बुक में अभी उसको दोपहर कोसी पर बात काम कर रहा था, होपफुली देखिए कितने दिनों में पूरा हो पाता है। एडिटिंग चल रहा है उसका लास्ट। जागृति क्रम का ये मतलब नहीं है कि पूरा अंधेरा है और एक दिन सडनली उजाला आ गया। मतलब एक दिन हम घोर अपराधी हैं और 10 दिन में अनुभव हो गया, ये होगा नहीं। तो ये गुणात्मक क्रम की एक श्रृंखला है। जागृति क्रम में सर्वप्रथम पशु मानव लिखा है, फिर राक्षस मानव लिखा है। फिर प्रत्येक राक्षस मानव एक ही जैसा है, ऐसा भी नहीं है। तो अभी जैसे हम पेपरों में पढ़ते हैं, हम जितने 20, 30, 40, 50 लोग जितने भी हैं कॉल में भी या बाद में सुनते हैं, हम में से कोई उस प्रकार की चीजें करेंगे इसकी संभावना नहीं। तो ये जो भी चीजें हैं, चाहे समाधान हो, समृद्धि हो, अभय हो, सहस्तित्व हो, ये सारी चीजों का भास होगा, आभास होगा, प्रतीति होगा, अनुभव होगा। कुछ चीजों का अधिकार अनुभव पूर्वक ही आता है, उसके पहले बिल्कुल नहीं आता है। अनुभव अंतिम है। अनुभव हो गया का मतलब आत्मा में अनुभव ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान हो गया, तो जीवन में जो बेस्ट हम सोच सकते हैं वो सारी चीजें हो गई। इसी का नाम है 122 जागृतिपूर्ण आचरण। जो बेस्ट टॉप है ना, टॉप का सुख, टॉप का भय, टॉप का स्नेह, टॉप का प्रेम, टॉप का आचरण, टॉप का विचार, ये सब एक सेट हो गया। तो दो चीजें आ रही है ना अनुभव में। क्या आ रहा है? एक तो कुछ ऐसी ज्ञान जो उसके पहले पूर्णतया संभव नहीं है, और दूसरा सर्वश्रेष्ठ आचरण। सो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्लस सर्वश्रेष्ठ आचरण इज इक्वल टू अनुभव। उसके पहले बोध में क्या आएगा? उससे निम्न ज्ञान जो भी है प्लस उससे निम्न आचरण, बट ग्रेटर देन बिफोर। अवधारणा में क्या आएगा? बोध से निम्न ज्ञान, है ना, और उससे निम्न आचरण। अवधारणा के पूर्व साक्षात्कार के क्रम में वही रहेगा। आभास में भी कुछ रहेगा, कुछ भास में रहेगा। ऐसे भी ममता है भाई, हर माँ ममता को अनुभव करती है। ममता एक मूल्य है जो मन में है। कुछ पुरुषों को पता ही नहीं चलता ममता क्या है ना, वो भाव बनता ही नहीं, वो शरीर से प्रजनन होता नहीं, बच्चा होता नहीं, तो समझ ही नहीं आता। मैं देखा हूँ, आप भी देखे होंगे। बट किसी स्थिति परिस्थिति में वो बाध्य हो जाते हैं, फिर उनको ममता लगता है। तो क्या अनुभव के बाद वो ममता अलग हो गया? क्या नहीं। मान लेते एक माँ है, उनको आज संतान होता है, 25-28 वर्ष की एक माँ है, एक बच्चा हो गया, और 25 वर्ष बाद उनको अनुभव हो गया। वो बच्चे के प्रति ममता का भाव पूरा बदल जाएगा क्या? नहीं। ममता तो वही रहेगा। तो क्या बदला? उसमें जो मान्यताएं थी, जो पुट था, जो अस्पष्टता थी, जो निरंतरता का अभाव था, केवल अपने ही बच्चे के प्रति था, ये सारी चीजें सार्वभौम सार्वकालिक हो जाएंगी।
ठीक, तो कुछ मूल्य है, कुछ समझ है जो हमको अभी भी, जिसको 4.5 क्रिया बोलते हैं, उसमें हमारा रीच है, तभी हम इधर बैठे हैं। जीवन विद्या परिचय शिविर की बात यदि अदरवर्ल्डली लगती, हम यहाँ आते ही नहीं। लगता है यार इसको कोई, अभी तो हमको कोई जरूरत ही नहीं है, बाद में देख लेंगे, उसको क्या जल्दी है। आप 8वीं कक्षा में जाके बोलिए तुमको मैंने जिसे जागृत होना है, कितने बच्चे सुनेंगे? उनके सामने दूसरे लक्ष्य है ना। तो बोध में अभयता आ जाता है। समाधान समृद्धि ठीक दोनों है, डिस्कशन की समरी है कि अवधारणा में आ जाएगा। समाधान समृद्धि अभय सहज चित्त 4 मानव लक्ष्य, एक इंडिविजुअल मानव का भी है, सभी मानव का है। तो क्या होगा भाई, अभी भी हमको कुछ तो समाधान का आभास हो रहा है ना। जीवन होता है, जीवन क्रिया ऐसी होती है, पहले हमको चित्त और वृत्ति क्रिया में तालमेल समझ में नहीं आता है, थोड़े वर्ष हम सोचते हैं, फिर हमको लगता नहीं कुछ समझ में आया। ये समाधान की कुछ आंशिकता बनी। हमको जीवन दिशा के बारे में स्पष्टता नहीं होती थी, कोई एक दर्शन आता, चाहे मध्यस्थ दर्शन हो, XYZ दर्शन हो, हमको संतुष्ट करता, वो हमारे लिए उस जगह का समाधान हो गया, कैसे चले आगे। तो ये सब समाधान की श्रेणियां हैं, उसका एक रेंज है, उसकी एक वस्तु है और उसकी एक श्रेणी है, उसका ग्रेड है। सो देयर इज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, स्कोप ऑफ समाधान, देयर इज अ ग्रेड ऑफ समाधान। रेजोल्यूशन है ना, तो एक तृप्ति है। एक आदमी भौतिक रासायनिक वस्तुओं का अध्ययन करता है, प्रॉपर्टी ऑफ आई डोंट नो लिथियम को स्टडी करता है, उसके अंदर जिज्ञासा हो जाती है, लिथियम को स्टडी करता है, प्रयोग में सिद्ध कर देता है, उसको उतनी का समाधान हो गया, शांति हो गई उसको। नहीं तो वो अशांत रहता, असंतुष्ट रहता है कि मुझे अभी तक लिथियम समझ में नहीं आया। लिथियम को बेचकर पैसा बनाने एक अलग इच्छा है, फिर उससे संतुष्टि होगी। तो ऐसे समाधान का जो स्कोप है, तो यहाँ दर्शन में क्या बात हो रही है कि जो एब्सोल्यूट है समाधान, उसकी स्थिति क्या होगी, इन संपूर्णताओं को लेकर जोड़ के ही देखेंगे उसका तात्पर्य क्या हुआ समाधान का एक, और इसकी ग्रेड्स है। तो अध्ययन के क्रम में समाधान का भाषाभास होगा। जैसे ही हम प्रकृति में व्यवस्था, प्रकृति में कितनी समृद्धि है, इसके बारे में लोग बातचीत करते हैं, प्रबोधक बोलते हैं, आप पढ़ते हैं, बाबा जी लिखे, नागराज जी लिखे, श्रद्धेय नागराज जी, ये सारी चीजों को हम देखते हैं तो लगता है नहीं यार पैसा तो बहुत हो गया। वो जो भय है पैसे से, यदि किसी को, कुछ लोगों को कम हो जाता है, ये सब होता है ना। परिचय शिविर में आप देखिए, मैं एक व्यक्ति से मिला था, वो कहीं आए थे, बोला यार ये परिचय शिविर करके मेरा 18 लाख रुपए बच गया। क्या वो कोई कार खरीदने वाले थे, पता समझ में आ गया ये कार पर्याप्त। तो इस प्रकार की चीजें है। क्या निरंतरता के लिए समृद्धि है क्या? नहीं, उसके बाद और कोई भय होगा, कुछ होगा। 18 लाख का क्या क्या नहीं क्या, मैं नहीं जानता हूँ, पर कुछ हुआ। एंड दैट जो हुआ वो रियल है, वो कोई क्लैरिटी है जिसके कारण एक पूरी 18 लाख की गाड़ी लेने की आवश्यकता गोल हो गई। एंड दैट इज नॉट ब्रेन वॉशिंग, राइट। कोई स्पष्टता बनी, कोई क्लैरिटी बनी कि क्या है, वो समृद्धि के संबंधित ही क्लैरिटी है, ये भाषी हुआ समृद्धि। तो ऐसे ही समृद्धि को हम एक्सप्लेन कर पाएंगे, समझ लेते हैं समृद्धि का आधार क्या है। यह आभास हो गया किसी समय में समृद्धि है, ये प्रतीति में आ जाएगा। फिर उसको क्रियान्वित भी करना पड़ेगा, करके भी देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने सोच लिया और सारी चीजें सोच के ही हो जाएंगी। वैसे ही अब है एक व्यक्ति के लिए। अभी भी भासपूर्वक ही होता है ना। जैसे अभी हम 40 लोग बैठे हैं भाई, हम एक दूसरे के उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कोई एक बेसिक विश्वास बनी है आप लोगों से, 1-2 लोगों के अलावा मैं बाकियों का चेहरा भी नहीं पहचानता हूँ, बट एक ब्लैंक विश्वास के साथ तो शुरू करते ही है, प्रारंभ करते ही है। आप भी ये विश्वास करते हो कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, है ना। मध्य दर्शन पढ़ाऊंगा बोल के मैं अपना पट्टा पढ़ा लिया, तो इसमें इम्प्लिसिटली बहुत सारा विश्वास है ही। भैया ये तो बढ़िया है, दिस इज क्लियर। ठीक है। तो अपन बेसिकली ये सकते हो इसकी ग्रेड्स में मुझे धीरे धीरे यू विल गेट भास आभास, या उसको नेक्स्ट चित्त पे जाएंगे तो प्रतीति हो रही है, एंड दैट्स हाउ इट इज। कंप्लीट सेट हुए अनुभव के बाद में उसकी निरंतरता बनी है, उसको फिर दैट इज नॉट गोइंग टू, इट्स इरिवर्सिबल रिएक्शन। एक बार अनुभव में हुआ तो उसको उस तरह से अपन वो देख सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल अब, हाँ, अनुभव में जो अब हुआ। मैंने ये एक
अब इसमें ये चीज जो है वो क्लियर नहीं हो पा रही है कि इस जीवन परमाणु में सभी को, मतलब मानव सभी समृद्ध हो जाए, सभी समाधानित हो जाए या सभी अभय हो जाए, ये उसके लक्ष्य का पार्ट ये उसके लक्ष्य का पार्ट नहीं है। लक्ष्य का पार्ट है ना, बट उसकी उसके पर निर्भरता नहीं है। ये आसक्ति रहित इच्छा है। इट इज एन इच्छा दैट डज नॉट हैव आसक्ति। यही तो बात है ना, जो अभी बार बार, अभी कल भी कोई बात हुई थी कि परंपरा की बात। और ये मतलब परंपरा में फिर अपन ने एक इच्छा नया से, वर्ड, भारतीय परंपरा में इच्छा से मुक्ति की बात की गई है। एंड आई गेट रिड ऑफ द डिजायर्स बिकॉज वन इज देयर प्रॉब्लमेटिक, दिक्कत आती है। दूसरा, दे कैन नेवर बी फुलफिल्ड, लूपिंग में जाता है। आपने सबको जागृत कर दी, आप मुड़े, तब तक 10-50 बच्चे फिर पैदा हो गए, तो कहाँ गया आपका जागृत परंपरा? बड़ा मुश्किल है ना। we just cleaned up the entire planet, सबको जागृत करके we go for lunch and we come back and 50,000 बच्चे फिर पैदा हो गए उस बीच में। घंटे भर में 50,000 बच्चे तो पैदा होते ही होंगे ना संसार में। वो जागृत तो होकर आया है, अजागृत होकर आया, वो सब उसमें इक्वेशन आ ही जाएगा। तो नहीं तो बेसिकली क्या मतलब इच्छा है मतलब उसके चित्त में इच्छा है जागृत हो, हाँ, जो हर जीवन परमाणु की उस इच्छा का फिर से अगर अपन लॉजिकली जहां पे जाएं कि विचार कहीं ना कहीं आपके किसी लक्ष्य से जुड़ा हुआ है, तो इसमें कौन सा लक्ष्य है? ये आशा विचार इच्छा मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूं, मैं किसी न किसी उससे किसी कहीं ना कहीं कोई जुड़ाव है। नहीं, वो इच्छा में तो है नहीं। मानव के रूप में जीते समय वही तो सहअस्तित्व कह रहे हैं ना, अकेले नहीं है, व्यक्तिवादिता नहीं है इसमें। एक, इसमें व्यक्तिवादिता नहीं है का मतलब क्या है? एक व्यक्ति की जागृति या तरक्की दूसरे लोगों पर वैसे निर्भर नहीं करता है। वो इम्पैक्ट तो करता ही है, आप क्या सोचते हो उससे मुझे फर्क तो पड़ेगा ही, बट माई जागृति विल नॉट स्टॉप बिकॉज ऑफ इट। एक, दूसरा, ऐसा भी नहीं है कि मैं जागृत हो गया फिर मुझे आपके साथ कोई लेन देन नहीं है, लेन देन रहेगा ही। लेन देन का मतलब व्यवहार रहेगा ही। तो व्यवहार में कर्तव्य के रूप में हम करते ही हैं। अब जैसे हर माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, कोचिंग भेजते हैं, वो आईआईटी जाएगा कि डॉक्टर बनेगा, पक्का थोड़ी रहता है। जब तक मेरा शरीर है भैया, तब तक तो ये बात ठीक लगती है। छोड़ने के बाद मेरे मेरे पास क्या मोटिवेशन है कि भाई मैं वापस से शरीर लूं? अब मैं तो मतलब मैं व्यवस्था में हूँ, एक जागृत परमाणु हूँ, जीवन परमाणु हूँ। मेरे पास क्या मोटिवेशन है कि मैं अब वापस से एक नया शरीर लूं? मैंने सहअस्तित्व देख लिया, समझ लिया। अब मेरे पास क्या मोटिवेशन बचा? वही तो, अभी कोई संबंध भी नहीं है अब यदि, तो मेरे पास। हाँ ये ठीक है, उमंग नहीं है तो आपने छोड़ दिया, मतलब अनुभव हो गया, है ना? हम्म अब सत्ता में अनुभव हो गया, सहअस्तित्व का अनुभव हो गया, मतलब अनुभव को भी क्लियर कर लेते परिभाषित, बिकॉज अनुभव के भी बहुत सारे मैंने, हो सकता है वर्जन भी फ्लोट होना शुरू हो जाए या हो गए होंगे। आत्मा का प्रत्यावर्तन बराबर अनुभव, ठीक है ना? वो आत्मा का प्रत्यावर्तन नहीं हुआ है, अनुभव हम्म, नहीं है। तो आत्मा का प्रत्यावर्तन हो गया जी व्यापक वस्तु में, सह अस्तित्व में, तो अनुभव हो गया। तो और मान लेते हैं वो हुआ, और साल भर में टू मेक आवर केस ए लिटिल बेटर, वो स्ट्रिक्ट, तो 1 वर्ष में उनका शरीर छूट गया, मान लेते हैं ऐसे कोई कंडीशन हो जाती है। तो उसमें जो हम्म प्रामाणिकता क्रिया है, तो उस जीवन की तृप्ति तो पूरी हो गई, बट उसको कर्तव्य के रूप में उसको प्रमाणित करने की आवश्यकता महसूस होगी, यह होती है। उसके लिए वह शरीर यात्रा को वापस लेता है। तो प्रमाणित करने का मतलब क्या है? कि उसको परंपरा में छुआ देना। ठीक है, वो परंपरा में छुआ देना मतलब मानव परंपरा में छुआ देना, वो 10 लोगों के साथ भी हो सकता है, 50 के साथ भी हो सकता है, नंबर्स डोंट काउंट। तो ऐसा नहीं है कि वो वापस तब तक आते रहेंगे जब तो पूरी धरती, उनके अंदर वो कामना तो रहेगी ही। ठीक, उसके बाद वो स्वतंत्रता है, करना है कि नहीं करना है, लेकिन प्रामाणिकता को पूरा करने के लिए आएंगे ही। कब तक? जब तक उस जीवन में वो डिसीजन या निर्णय या वो हो जाता है, परम संतुष्टि हो जाती है कि इस जागृति को हमने प्रमाणित कर दिया। एक नई चीज है ये दर्शन में, ये मध्यस्थ दर्शन में मैंने एक मुक्त जीवन या जागृत जीवन के बारे में, क्योंकि जागृति की चर्चा पहले भी है। जागृत शब्द संस्कृत से लिया गया, नागराज जी ने नहीं बनाया। मुक्ति शब्द, मोक्ष शब्द पहले से है, संस्कृत में है, वेद काल से है। ठीक, तो उसमें और इस कल्पना में क्या अंतर है, मतलब कंसेप्ट अवधारणा में,
इसमें जागृति के बाद प्रमाणित होने की आवश्यकता या करने की आवश्यकता जीवन में रहती ही है। वो चाहे एक शरीर यात्रा में करे, 2 में करे, उसकी कोई गिनती नहीं है। तो इतना मोटिवेशन बचा रहता है। ये यदि पूरा हो गया, उसको उसके अंदर ये निर्णय हो जाता है कि भाई हमने कर लिया, हमको जो करना है, ठीक। अब उसके बाद क्या बचता है आप पूछेंगे। उसके बाद शरीर यात्रा लेने की उसमें कोई विशेष आवश्यकता बचती नहीं, अनलेस मैंने धरती की इतनी दयनीय स्थिति हो जाती है तो कि वापस आना पड़े। उसके बाद वो जागृति के लिए प्रेरणा उस स्तर के जीवनों को या उस स्तर के मानवों को जीवन रूप में देते रहते हैं। सो दे आर नॉट सिटिंग साइलेंट। ऐसे नहीं कि वो जागृतपूर्ण हो गया, अपना दरवाजा बंद करके अंदर है ना, वो हो गया, सस्पेंड हो गया हवे में। जागृत जीवन विचरण करता है, इट इज रोमिंग अराउंड। क्या हो रहा है देख ही रहा है, मैं आप क्या बात कर रहे हैं ये देख ही रहा है। तो इनमें से जिनको जिज्ञासा है और जो उस प्रकार की प्रेरणा को स्वीकारने के योग्यता को रखते हैं, जिनमें वो पात्रता है, क्योंकि ये बात आपने कल उठाई थी, उनके साथ ये ट्रांजैक्शन चलते रहता है। तो एक ट्रांजैक्शन मानव के रूप में आके, जैसे नागराज जी आए, धोती पहने, सारा किया, बोल कर गए, ये मनुष्य मानव परंपरा में प्रमाणित करना। तो उन्होंने अपने जागृति को अपने ढंग से उन्होंने प्रमाणित किया। कब से? 1972 से लेकर 2016, ठीक, मार्च 2016 तक प्रमाणित किया। उसमें उनकी संतुष्टि पूरी हो गई। ही हैज डन हिज ड्यूटी, मतलब वो जो शरीर यात्रा है उसको उन्होंने नकारा नहीं, उसको पूरा किया और सत्य के आचरण को प्रस्तुत किया, सत्य के ज्ञान को प्रस्तुत किया। अब वो वापस आएंगे कि नहीं, उनके अंदर यदि इच्छा होगी तब आएंगे, नहीं तो क्या बैठे हैं क्या? नहीं, उनका जो कार्यक्रम हो वो चलता रहता है, हमको दिखता नहीं। अभी ना आपने फर्ज किया कि तो प्रामाणिकता जो है मतलब आपने बोला कि अनुभव के बाद वो प्रमाणित करेगा। तो प्रमाणित करना है मतलब उसको किसी को प्रूफ देना है, मतलब प्रमाणित का इंग्लिश ट्रांसलेशन जब मैं करता हूँ तो प्रूफ देना है उसको, कि उसको खुद को अपने आप को प्रूफ देना है, या क्या करना है उसको? अभी जो प्रूफ है ना, अभी जो इंग्लिश में जो वर्ड प्रूफ जो है या एविडेंस है, वो या अभी भी हम इसको प्रमाणित करते बोलते हैं, वो नेगेशन के अर्थ में है, टू शो व्हाई समथिंग इज नॉट रॉन्ग, इसको हम बोलते हैं प्रूफ। As I make a statement and you say what is the proof of the statement, what is the proof that something works, so what is the proof that it does not work? Basically this is the question you're asking. You're basically starting with doubt. यहाँ दर्शन में एंड प्रामाणिकता जो शब्द है, प्रमाणिक जो शब्द है, वो बेसिकली कारणात्मक जो वस्तु है वो क्रिया द्वारा प्रकट हो जाना, इसको प्रमाणित करना कह रहे। तो सत्य का आचरण मन द्वारा, व्यवहार द्वारा पहुंच जाना। तो जैसे मान लीजिए मेरे में अभयता है, मान लेते हैं ना, मुझे बोध हो गया, बोध नहीं हुआ है मुझे, मैं मान लेते हैं बोध हो गया, ठीक, और मेरे में अभयता है। अब अभयता प्रमाणित करने का तात्पर्य क्या है? मैं अभयता पूर्वक 10 लोगों के साथ जी लेता हूँ। 10 एक नंबर दे दिया मैंने, एक रैंडम नंबर, 10-15 वर्ष में जी लेता हूँ। तो इसको करके देखकर एक तृप्ति मेरे अंदर आ गई। मुझे पहले से पता है ये होने ही वाला है ना, देयर इज नो डाउट कि होगा कि नहीं होगा, बिकॉज अभयता ज्ञान बेसिकली इज अ डाउटलेस ज्ञान, शंका मुक्ति का ज्ञान है। बोध के लिए परिभाषा दिया है निश्चयात्मक स्वीकृति, डेफिनेटिव एक्सेप्टेंस ऑफ द ट्रूथ, ऑफ न्याय, धर्म एंड सत्य। तो मेरे अंदर ये स्थिर हो गया, परंतु उसको करके भी देखकर ये मेरे अंदर भी प्रूफ हो जाता है और परंपरा में व्यक्त भी हो जाता है। तो नागराज जी का कैसे व्यक्त हुआ भाई? वो 10, 50, 100, 200, 300, 400 आदमी के साथ उनकी वार्ता रही और लगभग 10-15 लोगों के साथ प्रतिदिन जिए। तो उनके साथ उनका अभयता प्रमाणित हो गया। किस अर्थ में प्रमाणित हुआ? उन 15 लोगों को दिखा कि यार ये आदमी डरता नहीं है। कुछ लोग डाउट भी किए, ऐसा नहीं कि एवरीबडी जस्ट एक्सेप्टेड, उनके आचरण को लोगों ने ऐसे ही स्वीकार लिया, पर लोगों में ये विश्वास होगी कि यार ये इस आदमी को दिखता, कितना दिखता नहीं पता, ये प्रमाणित होना है। जो पूरी साइकिल है ट्रांजैक्शन की, उसको पूरा करना। तो जब बाबा नागराज बोल रहे हैं कि हमने प्रमाणित कर दिया, तो ये बोल रहे हैं कि मैं अभयता के साथ जी पाया दूसरे लोगों के साथ, यही प्रमाणित ये करना है, आचरण। तो 3 प्रमाण की बात की गई है, एक अनुभव प्रमाण, दूसरा
प्रयोग प्रमाण, व्यवहार प्रमाण, तीसरा प्रयोग प्रमाण। प्रयोग प्रमाण हम अभी वैज्ञानिक विधि से करते ही है। कोई चीज को टेस्ट करते हैं, वो लार्ज हैड्रन कोलाइडर वही है, प्रयोग विधि से प्रमाणित करने का प्रयत्न है। सो यू वांट अ फिजिकल आउटकम ऑफ द थियरी। जो भी हमने साइंस में थियरी बनाई उसकी फिजिकल लॉ कोई है, वो फिजिकल चीज को ऐसे बिहेव करना पड़ेगा तभी वो सिद्ध हुआ, नहीं तो सिद्ध नहीं हुआ। ठीक, अननोन्स है उसमें। ये विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, मटेरियल साइंस, आज का जो विज्ञान है उसको भौतिक विज्ञान का है दर्शन में। दूसरा है व्यवहार प्रमाण। तो व्यवहार में अभेयता, न्याय, संतुलन, धीरता, वीरता, उदारता, ये सब जीते हुए प्रमाणित होना। तो अनुभव के पश्चात भी वो जीते हुए उसको करेंगे, और ये भी नोटिस करेंगे कि इसमें मैंने धीरता किया बट उससे भी वो आदमी संतुष्ट नहीं हुआ। वो उतना उनका वो है। सभी लोगों ने मान लिया नागराज जी मैंने परम प्रेम में है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने आंखों से देखा हूँ, लोग उनसे झगड़ा किए हैं, पूरा बहस किए हैं। ठीक, और ठीक ही है, उस आदमी का कर्म स्वतंत्रता है, ये बैठ के झेलते रहे। आपको कोई अकल नहीं है, आपको कुछ समझ में नहीं आता, ऐसे भी बात किए। ठीक, कुछ लोग झूठ बोले उनको, मैं सामने बैठा हूं, देखा यार ये आदमी झूठ बोल रहा है इनको। अच्छा, मुझे पता है कि ये जागृत है का मतलब इनको सब दिखता है, ही कैन सी एवरीथिंग, वो चाहे तो। उनको एक आदमी झूठ बोल रहा है, ठीक, एक बार नहीं कई बार, तो उनको दिख ही रहा है कि भाई वो मेरे जागृति को नहीं पहचान पा रहा है। नागराज जी को दिखे ना, नागराज जी को जीवन को दिख रहा है ना, दिखेगा ना, दिस फेलो थिंक्स आई एम अ फूल, ये उनको दिख रहा है। And he lets him think that he is a fool. He is not going to tell him. और फिर भी वो धीरता के साथ, हाँ, और कोई बोलने से तो नहीं आएगा ना, उसके जीवन में दिख ही नहीं रहा है। It's like a small 8th standard boy arguing with a physics professor. वो फिजिक्स प्रोफेसर क्या करेगा? बच्चा है, कुछ आता नहीं, ठीक है करते रहो। किसी थियरी को लेकर आर्ग्यू करेगा, आपको पढ़ाना नहीं आता फिजिक्स को, ठीक है भैया नहीं आता, पढ़ाना फिजिक्स, क्या करेंगे? तो ये पूरा व्यवहार प्रमाण। अनुभव प्रमाण कैसे होगा भाई? एक तो अनुभव अव्यक्त है, अनिर्वचनीय है, तो वचनबद्ध करना अनुभव को, वचन में आ गया अनुभव। अव्यक्त है, व्यवहार द्वारा व्यक्त होगा। अनुभव उनके तृप्ति के रूप में कैसे प्रमाणित होगा? कि उनके अनुभव या उनमें जो अनुभव हुआ, इस विधा से कोई जब अनुभव तक पहुंचेगा तो उसका एक प्रमाण मिला। फिर उस आदमी से जब कोई अध्ययन करके वो जब प्रमाणित हो जाएगा, उनको जब अनुभव हो जाएगा, तब नागराज जी का अनुभव प्रमाणित हुआ। इतनी लंबी साइकिल है। तो एक व्यक्ति के लिए प्रमाणित होना उनके आचरण, उनके जीने में, बोलने में हो गया। मानव परंपरा में प्रमाणित होने का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी में आ जाना। ठीक, जैसे अभी लाइट बनाना मानव परंपरा में आ गया। वी विल नेवर एवर फॉरगेट हाउ टू मेक एलईडी बल्ब्स अगेन, एवर। वो सारी पुस्तकें खो भी गई, हम लोग लिख देंगे वापस, कोई नहीं छोड़ेगा। भारत में बन जाएंगे एलईडी बल्ब, ये परंपरा में आ गया। अभी जड़ पकड़ लिया, अब नहीं बुलाता है। इंटरनल कंबशन इंजन नहीं भूलेंगे हम लोग, हमको पता है कैसे काम करता है अभी। ठीक, ये फाइनली परंपरा में प्रमाणित होना। तो यदि हम ये पूछेंगे कि एक जागृतिपूर्ण मानव का मूल उद्देश्य क्या है? उपकार करना। क्या उपकार? मानव परंपरा में जागृति, समाधान, सुख, मानवीयता, अतिमानवीयता प्रमाणित होना, कम से कम मानवीयता आना। तो ये सब जो माने वो है भद्दे स्तर का जो भी चीजें हैं वो नहीं होना, उसके लिए प्रेरणा देते हैं, वो अनेकों विधियों से देते हैं। देखिए एक कहानी, मैं उसको कहानी बोल रहा हूँ बिकॉज आई हैव नो वे ऑफ वेरीफाइंग इट। नागराज जी ने बताया, आपको बताता हूँ। उन्होंने बोला कि ये 1960 के दशक की बात होगी, 60 एंड 65 के बीच की कभी की बात है, 62 आई थिंक। उस समय क्यूबन मिसाइल क्राइसिस चल रहा था। आप नेट पे जाके पढ़ सकते हैं, अमेरिका एंड रशिया वर क्लोज टू वॉर। एंड नागराज जी बोले, मैं ध्यान में बैठा था, एंड इसीलिए मैं उसको कहानी बोल रहा हूँ, ओके, बिकॉज आप में से कई लोग उनको मिले नहीं, देन यू नो ट्रस्टिंग एंड बिलीविंग ऑल दिस, थोड़ा सा वो, बट हमारे डिस्कशन के लिए प्रासंगिक है। तो
उन्होंने कहा कि हम ध्यान की स्थिति में देखें कि मैं किसी जगह चले गया, उनको ऐसे लगा, और उनको ऐसा लगा कि किसी बिल्डिंग के ऊपर बैठे हैं, बीच में एक व्यक्ति बैठे हैं सफेद दाढ़ी वाले, वो बगल में बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं। और नागराज जी हम पहुंचे तो वो बिल्डिंग का जो एज है ना, कोना जो है, बोले कि वहां ऐसे 2 हाथी आ रहे थे। तो वो जो बियर्डेड व्यक्ति ने कहा कि देखो ये 2 हाथी पास आ रहा है, टकराने जैसे लगेगा बट नहीं टकराएगा। तो उन्होंने देखा कि दोनों हाथी आए एंड जस्ट टकराने के जगह आके ऐसे मुड़ के ऐसे चले गए। ठीक है, हो गया, ध्यान की स्थिति हो गई, जो भी था उनका ध्यान से हट, वो करते रात को, रात्रि को साधना करते थे, हो गया सवेरे। तो उन दिनों वहां अमरकंटक में पेपर कुछ नहीं आता था, रेडियो आ गया था। तो रेडियो में उन्होंने न्यूज सुना कि रशिया एंड अमेरिका हैड कम वेरी क्लोज टू न्यूक्लियर वॉर एंड न्यूक्लियर वॉर, और वो इसको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बोलते हैं। अब उसके बाद उस बारे में मूवी भी मैंने कई वर्ष बाद देखी, एक बाय एक्सीडेंटली देखी उस मूवी को, मुझे याद नहीं कैसे क्यों देखा, बट क्यूबा जो अमेरिका की उसमें है वो कम्युनिस्ट कंट्रोल में था, एंड द रशियंस हैड केप्ट मिसाइल्स देयर एंड बिल्कुल एम्ड एट अमेरिका, एंड अमेरिका के अंदर ये हो गया कि इसमें न्यूक्लियर वो है तो हमको उनको अटैक करना है। बेसिकली जो रेवोल्यूशनरी फोर्सेस थे रशिया में, दे वांटेड अ वॉर। उसमें जो एक कर्नल है, ही लीक्स आउट द इंफॉर्मेशन कि वो मिसाइल एक्चुअली डमी है, और उसके सारे ड्राइंग वाइंग वो लीक करते रहते हैं क्योंकि उसको लगता है कि वॉर अवर्ट करना है। और जो वास्तव में हुआ, और उसके बाद वो मैंने कर्नल अरेस्ट हो जाते हैं, उनके जो भी फैमिली सबको खत्म कर देते हैं, बट ही सीन एज अ हीरो हु अवर्टेड अ डेफिनेटिव न्यूक्लियर वॉर। एक आदमी, उसको पता था कि वो पकड़ा जाएगा तो मरेगा, और पकड़ लेते हैं उनको। तो दर्शन में हम आगे जाएंगे, एक आप तो पुरुष बोल के, इसके लिए क्या है, हम रियलिटी को जिस लेवल से देखते हैं उससे थोड़ा सा अपग्रेड करके कल्पना करना पड़ेगा। अभी कल्पना ही है हमारे लिए, but not a bad kalpana to have, right? If you're since you're anyways dreaming something, might as well dream something useful. तो इस प्रकार की चीजें हम प्रोत्साहन कहें, है ना, इस टाइप की चीजें कुछ ना कुछ होते रहता है। ये सब मैं भी नहीं, मतलब मुझे नहीं समझ में आता है। तो ये ऐसा नहीं है कि जागृत हो जाएगा तो ये शिथिल हो गया, है ना, क्योंकि द थिंग इज, हम जब जागृति, हमारी जो कल्पना है किसी चीज के कंप्लीशन का, उसके पास उसका खत्म होना है, सेसेशन है। जैसे पेट्रोल जलता है एंड देन वी फील दैट इट इज बर्न्ड आउट। इनफैक्ट सम स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म में इस प्रकार की कल्पना दी गई है। आई एम ब्रिंगिंग दैट इन क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे सोच विचार इन चीजों को प्रभावित करता ही होगा। जैसे दिया जलता है ना, दिया फिर तेल जलता है, उसके बाद उसका जो विक है वो भी जल जाता है, दिया बुझ जाता है, खत्म। जबकि जागृति ऐसे नहीं है, बनी रहती है, एंड करेगा क्या, वो कोई ना कोई उपकार कार्य करते रहेंगे। भैया एक बात और, इससे जरा वांग्मय में जितना भी है सब ज्यादातर जागरूक मानव के व्यवहार के बारे में है, और जबकि हम सब प्रोसेस में हैं, प्रोसेस के बारे में, या ऐसा हो तो ऐसा, या इसको यानी कि कोई जा रहा है तो उसके बाद में क्या पोजीशन कैसी क्या है, ऐसा कुछ भी कहीं भी मिलता नहीं है भाई। आभास, प्रतिभास या प्रतीति, ऐसा कुछ आप बता रहे थे, परंतु ज्यादातर तो जो कुछ है वो सब यानी कि अनुभव होने के बाद की बात है, जागृत मानवी के बारे में ही बात है। सही बात, मुझे हमारे बारे में यानी कि जो जिस तरह से प्रोसेस में है उनको कुछ प्रोत्साहन मिल सके, या इस तरह प्रोत्साहन तो ठीक है, यानी कि कुछ बातें कैसे आगे बढ़े, इवन कैसे गति बढ़े या एक्सेलरेशन कैसे आए इस प्रोसेस में,
इसके बारे में आप जो अनुभवी हो, यानी कि पूज्य बाबा जी के साथ रहे हुए हो, और उस बारे में कोई बात हो तो बताइए। नहीं, वो आप जो कह रहे हैं वो बात तो सही है। वैसे प्रोसीजरल रूप में नहीं, मुझे भी नहीं मिला। मैं जब दर्शन के संपर्क में, बहुत वर्ष नहीं हुए मुझे, 12-15 वर्ष हुए हैं दर्शन को पढ़ने के लिए। 12-15 वर्ष कोई लंबा समय तो नहीं मानना चाहिए, बराबर। परंतु संयोग से श्रद्धेय बाबा जी के साथ बहुत सारी चर्चाएं हो पाई, उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें निकली और उसको शोध पत्र के रूप में डेवलप करने के क्रम चल रहा है अभी। कम से कम मेरा वो एक पर्सनल इंटरेस्ट रहा है, हो सकता है बाकी लोगों का ना रहे, या होगा, सभी का होना ही चाहिए। परंतु बाबा जी के साथ जो ऑडियो अच्छे रिकॉर्डिंग्स हैं, अभी तो जो 100 घंटे दिया है ऑनलाइन, जो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, उसको आप लोग सुन सकते हो। बाकी का एक 501 घंटा बचा है, उसी को एडिटिंग करने की अभी चर्चा चल रही है, बट उसको शुरू करना पड़ेगा विधिवत। somebody has to take the responsibility। तो अभी एक व्यक्ति मिले हैं, तो ही said वो करेंगे एक टीम को लेकर उसको एडिट करने वाला काम। उसके लिए भी कुछ वॉलंटियर्स की टीम लगेगी, और उस पर कुछ शोध पत्र भी लिखे जा रहे हैं। तो अध्ययन विधि को श्रवण मनन साक्षात्कार इस क्रम में रखा है। तो श्रवण में क्या होता है, जो भी कम से कम मैंने जो बाबा जी से समझा, उसको एक शिविर के रूप में लेने का मैं प्रयत्न करता हूँ कुछ वर्षों से। उससे मेरी भी क्लैरिटी बढ़ती है, या बढ़ती हुई मुझे मिली, इसीलिए उसको कंटिन्यू भी किया। अभी जनवरी में छोटी में वो होगा, उसका ऑनलाइन भी एक वो किया था। जब कोविड हुआ था तो ऑनलाइन एक सेशन किया था, तो उसमें थियरी वाली पार्ट तो आ जाती है। थियरी आपको इंटरेस्ट हो आप देख सकते हैं, वो मेरे अनुसार मैंने जो दर्शन में लिखा है और बाबा जी जो कह रहे हैं उससे बहुत निकट है। आई कैन नॉट से इट्स एग्जैक्टली द सेम, है ना, बिकॉज दैट विल बी क्लेमिंग टू मच, बट इट इज द क्लोजेस्ट दैट आई कुड गेट टू। एंड आप भी वहां तक पहुंचने के बाद उसमें और सुधार करना है तो हम मिलकर करेंगे उसमें। तो उसको आप देख सकते हैं, ऑनलाइन है। उसका वीडियो ये वेबसाइट में जाके आप ऑडियो वीडियो में जाइए तो मिल जाता है। मध्य दर्शन का जो वेबसाइट है इंग्लिश वाला, उसमें अध्ययन कलेक्शन बोल के है, उसमें भी मिल जाएगा आपको। एक लेक्चर फॉर्म में भी है, और एक लेक्चर फॉर्म का मतलब नोट्स के साथ ऑनलाइन, जैसे जूम कॉल में करते हैं वैसा। और एक लाइव शिविर भी है, उसमें कुछ फाइन एडजस्टमेंट्स मुझे करना पड़ा बाद में, बट इट इज सफिशिएंट। तो दिया उन्होंने, बट ही वाज वेटिंग आई थिंक फॉर पीपल टू अनकवर इट। तो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और ऑडियो के लिंक्स आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन, जाके 100 घंटे का ऑडियो डाउनलोड कर लीजिए मेन वेबसाइट से बाबा जी का। उसमें अध्ययन प्रक्रिया पर ऑलरेडी चर्चा है, कुछ रिकॉर्ड्स हैं उसमें। भैया वापस से उसी उस पे जाते हैं, जो भी हमारा कन्वर्सेशन थोड़ा सा, आपने 3 पार्ट बताए कि प्रमाण के। एक तो मतलब मटेरियल रूप में प्रमाण, मतलब भौतिक रासायनिक कुछ होता है वो प्रमाण में आता है। मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, विजिबल रिजल्ट्स आते हैं, मतलब इन द सेंस जो इंद्रियों के उसमें डोमेन है। दूसरा व्यवहार प्रमाण, तीसरा अनुभव प्रमाण। तो अनुभव प्रमाण जो है वो को बोला है कि वो परंपरा में आना अनुभव प्रमाण है। मतलब परंपरा इन द सेंस मैंने एक को सिखाया, वो सीख के फिर दूसरे को सिखा पाए, और वो भी वहां हो जाए, तो दैट इज। आपकी साउंड पूरी चली गई। अभी मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ, अब अभी आ आई, रही? अभी आ रही है, हाँ। तो मुझे दो जो प्रमाण अपने थे, व्यवहार प्रमाण और जो फिजिकल डोमेन वाले प्रमाण, वो तो वहां तक तो क्लियर था। ये अनुभव प्रमाण वाली जो चीज है, ये मतलब अनुभव प्रमाण जब बोलते हैं तब ये बोल रहे हैं कि परंपरा में आना। व्यवहार भी परंपरा को छू देना। देखिए, व्यवहार भी प्रमाणित होने का मतलब वो भी तो, यदि हम बोलेंगे कि परंपरा में आना, फिर वो भी वही होगा कि नागराज जी न्याय कर पाए, उससे मैं न्याय कर पाया, और मेरे न्याय को देखकर और कोई न्याय कर पाया, वहां तक जाएगा। तो जब हम प्रमाणित करना बोलते हैं, वो स्टार्ट होता है एक इंडिविजुअल में, इफेक्ट होता है परस्परता को,
और उसकी कंटिन्यूम होती है ऐसे अनेक परस्परताओं में, उसी का नाम है परंपरा। अभी भी ऐसे ही है ना, एक आदमी को एक हाइब्रिड आम करना पहले खोपड़ी में आता है। कोई जैसे अभी आपके आपके आंध्रा में बढ़िया बढ़िया आम मिलता है, सब हाइब्रिड है ना। एक फजली वैरायटी मिलता है, मलगोवा मिलता है, ये सब हाइब्रिड। एक आदमी को खोपड़ी में आता है, इसको ऐसे मिक्स करने से ऐसे करूंगा, फिर वो उसको प्रयोग करके देखता है, उसके लिए तो प्रमाणित हो गया, ठीक। फिर उसको देख के और एक आदमी करता है, फिर 4 करते हैं, 5 करते हैं, अनेक लोग कर देते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता है परंपरा में। तो मानव में हर चीज को देखेंगे तो फाइनली उसकी जो निरंतरता है मानव जाति के लिए, वो परंपरा में मल्टीप्लाई होना ही है। द्विगुणित है ना, मल्टीप्लाई होना। तो यही वाली चीज व्यवहार के लिए भी अप्लाई होगा कि तो जब हम बोल रहे हैं कि वहां पर तो मुझे न्याय समझ में आ गया। इसका मुझे क्या प्रमाण है? एक तो न्याय है, ये मुझे स्पष्ट हो गया। न्याय को मैं जी पाया, मैं देखता हूँ कि कभी हटता नहीं, कभी टूटता नहीं, है ना। ये सारे भाव ऐसे ही बने हुए हैं, विश्वास, सम्मान, सामाजिक नियम, स्वधन, स्वनारी, स्व पुरुष, दयापूर्ण व्यवहार, न्याय का जो पूरा सेट है, ठीक। तो मैं देखता हूँ कि हाँ, फिर मैं देखता हूँ कि इससे लोग भी आश्वस्त होते हैं, लोग इसको स्वीकारते हैं, भले ही उनको न्याय नहीं आता हो, लेकिन आदमी इसको स्वीकारता है। तो मेरी न्याय यहाँ तक प्रमाणित हो गई, ठीक। मेरी धीरता भी हो गया, वीरता भी हो गया, उदारता भी हो गया, तो मैं संतुष्ट हो गया कि मैं न्याय में जी रहा हूँ या न्यायपूर्वक जी रहा हूँ, ठीक। ये व्यवहार में प्रमाणित होने वाली बात आ जाएगी मेरे लिए, ठीक। इसको देख के और लोग देख के इसका अनुकरण करेंगे, बोला यार इसको गुस्सा नहीं आता, तो हम भी बिना गुस्सा के रहेंगे। ये लोग घर में आते तो बढ़िया खाना खिलाता है ना, संतुलन पूर्वक व्यवहार करता है, उसको देखकर लोग उसको कॉपी करेंगे। तो वो परंपरा में टच करने वाली बात वहां से प्रारंभ होगी, मुझे देखकर जो लोग कॉपी कर रहे हैं। अब न्याय को कॉपी करना वो मलगोवा का आम तो नहीं है कि वो जाके ऐसे डाल देगा। उसके लिए उसको अपनी जो भी अध्ययन या अभ्यास या साधना की जो प्रोसेस है उससे उसको गुजरना पड़ेगा, उसके लिए उसमें प्रोत्साहन मिलेगा, और कम से कम व्यवहार के रूप में उस प्रभाव क्षेत्र में वो बने रहेगा। यही चीज अनुभव के लिए भी आएगा। अनुभव का मतलब क्या है? ज्ञान, समझ, है ना। मानव में अनुभव 4 स्टेज में है: भास, आभास, प्रतीति, अनुभूति, अनुभूति अंतिम। तो यदि मुझे अनुभव हो गया है, जब आत्मा का प्रत्यावर्तन हो गया, तो सर्वप्रथम प्रमाण क्या है? ये कभी मिटता नहीं। हमारे अंदर ये स्वीकृति बन जाएगी कि इससे अधिक समझने के लिए कुछ नहीं है, अंतिम यही है। ये ज्ञान मतलब ये स्वीकृति अनुभव के साथ निहित है, ठीक। इसको नाम दिया है जानने मानने का तृप्ति बिंदु, द सेटिस्फैक्शन पॉइंट ऑफ नोइंग एंड बिलीविंग। इससे अधिक कुछ नहीं है। ये स्वीकृति उस मानव को हो जाती है। कहाँ हो जाती है? उसके आत्मा में हो जाता है, उसका बोध बुद्धि को हो जाता है। क्या प्रमाण है उसका? उसके जीवन में उसके लिए क्या प्रमाणित होना है वो देखेगा। इससे मेरा बुद्धि, चित्त, वृत्ति, मन हर समय के लिए नियंत्रित होगा, कभी हटता ही नहीं है, उससे बना ही हुआ है हर समय। तो इसकी निरंतरता स्थापित हो गई। वो ज्ञान में पता ही चल गया था, बट वो उसी के जीवन में प्रमाणित होते हुए उसका दृष्टा बना रहेगा। दृष्टा बना रहेगा मतलब वो स्वयं भी करेगा ही। वही वाली चीज व्यवहार में भी प्रमाणित होगी, प्रयोग में भी प्रमाणित होगी, क्योंकि अनुभव फाइनली व्यवहार में प्रमाणित होना, प्रयोग में प्रमाणित होना है। तो मान लेते उसके पहले अनुभव के पूर्व वो कुछ न्याय जैसे कुछ कर पा रहा था बोल सहित, उसमें जो भी त्रुटियां, इक्का दुक्का थोड़ा सा रिफाइनमेंट बचा रहता है, वो भी पूरा हो जाता है। तो ये हमेशा हमेशा के लिए हम तृप्त हो गए, निरंतरता के लिए उसमें स्वीकृति हो गई, ठीक। उसका अनुभव उसके आचरण के थ्रू उसी के जीवन में प्रमाणित हो रहा है, मतलब इफेक्ट हो रहा है। यहाँ पर प्रमाणित होने का मतलब है इफेक्ट होना, इफेक्टिंग इट। फिर कर्तव्य यह है कि भाई हम इसको मानव परंपरा में भी स्थापित करें, तो उसके लिए शिक्षा विधा में उतरेंगे, है ना। नागराज जी बुलाते थे लोगों को, अध्ययन कराते थे, इतना सारे वीडियो ऑडियो आप देखते ही होंगे, थोड़ा थोड़ा है। तो उसके लिए फिर प्रयत्न चलता है कि इसको दूसरों में ट्रांसफर करें। इस ज्ञान को कर्तव्य के रूप में करते रहते हैं उसको। वो उन्होंने किया 1975 80 से तो पक्का किया ही, 32 इयर्स के लिए, 36 34 35 इयर्स के लिए तो किया ही किया। तो वो उनके द्वारा है, उनके इसमें है। भैया ये हम मानव तो अभी इतिहास, के लिए तो क्लियर है। अब ये उनके लिए हो गया ना, मेरा भी कनेक्शन अनस्टेबल होता रहता अभी। अब यही वाली चीज मानव
परंपरा में पकड़ना ये अभी वो प्रतीक्षा में है। हम में से यदि कोई वहां पहुंच पाएगा तो 1 में हुआ, 2 में हुआ, 4 में हुआ, 40 में हुआ, 400 में हुआ, 4 लाख में हुआ, 40 लाख में हुआ, 40 करोड़ में हो गया। 40 करोड़ तक जाना है हमको। 100 करोड़ यदि लोग हैं, वी हैव टू रीच 51 करोड़ मेजॉरिटी। सो लार्ज टास्क। अभी हम 25 लोग हैं इसमें जो बात करने के लिए टाइम निकाले वीकेंड पे। ये लंबी प्रक्रिया है परंपरा में आना। बताइए भैया, ये वाला क्वेश्चन जो है पिछले हफ्ते अपना जीवन को लेके कन्वर्सेशन चल रहा था, तो अभी आपने एक स्टेटमेंट दिया कि जीवन जो है शरीर छोड़ने के बाद जागृत जीवन, वो शरीर ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है, मतलब डिपेंड करता है उसको परंपरा में अगर उसने वो कर दिया, मतलब जो करना था, बॉडी की जरूरत है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए तो किया, नहीं तो वो फिर भी प्रेरणा के लिए वो एक दूसरे के साथ दूसरे कर ही रहा है। अपना जो कन्वर्सेशन पिछले 2 हफ्ते पहले हुआ था कि जीवन के पास में जीवन को ब्रेन की जरूरत, जैसे वो जागृत जीवन है उसको ब्रेन की जरूरत पड़ेगी किसी दूसरे जीवन से इंटरेक्ट करने के लिए, उसको इम्पैक्ट करने के लिए, कि वो जरूरत ही नहीं है। नहीं, जागृत का मतलब हम पूर्ण जागृति पूर्णता रखेंगे, मतलब अनुभव हो गया पूरा या गंतव्य हो गया पूरा, तो ऐसे जीवन को लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। बट वही है कि वो जिसको इम्पैक्ट करने जा रहा है यदि उसको सीधा इम्पैक्ट करेगा और उसमें ऐसे कुछ कल्पना नहीं है, वो तो पगला जाएगा। Let us say I want to say something proper to you and आपकी ये बिलीफ है कि humans exist and nothing other than humans exist, और मैं रात में आके कल्पना ही करते हैं ना, आई कम एंड मेक माई सेल्फ अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू, आप तो बेहोश हो जाओगे यार, है ना? फिर आप लोगों को बोलोगे, लोग बोलेंगे ये पागल हो गए, इसको अंदर कर देंगे। तो दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। वो किन लोगों के साथ जो उसको झेल सकते हैं उन्हीं के साथ डायरेक्ट इंटरवेंशन हो सकता है। जो उसको नहीं झेल सकते हैं उनके लिए इंटरेक्शन कोई भौतिकीय माध्यम के थ्रू ही आना पड़ेगा ना। तो कुछ हाँ, योग से मैं वही सोच रहा था कि जीवन जो जागृत जीवन है उसके लिए बेस्ट तो ये है कि भाई शरीर ले लो ताकि हर किसी के साथ इंटरेक्ट कर पाओ। खाली हाँ शरीर वही ना लेना, यानी व्हाई वुड आई चूज नॉट टू हैव अ बॉडी? तो ये वही why would you choose? The answer is inherent in the question, because the desire doesn't exist anymore and there is not a strong enough motivation to want to do it, because you're not, see the thing is, अनुभव होने के बाद आपका परमानंद हो गया। परमानंद मतलब परम तृप्ति हो गई। अभी हम जो चाहते हैं कि दुनिया जागृत हो जाए, दुनिया में अभेदता हो जाए, ये हमारी अतृप्ति का द्योतक है ना? So we are dissatisfied with the way the world is, which is why we want to change it. If you become satisfied in the knowledge that the world, if you become, बोलिए। नहीं तो the same state will be there for also, कि उसको भी पता है कि यार ये सब कुछ सही नहीं चल रहा है, and he will also be motivated enough to कि यार इसमें मैं क्या कर सकता हूँ इसको सही करना। बट हर चीज की एक जागृति क्रम है ना। जो हम संसार में परोपकार चाहते हैं वो जागृति क्रम के अंडरस्टैंडिंग के साथ ही होगा ना। उसकी जो गति है, इट्स लाइक ये हो सकता है। जी जी भैया, बोलिए बोलिए। नहीं, जैसे हम पूरी दुनिया को लिटरेट करना चाहते हैं, लिटरेसी होनी चाहिए, सबका पेट भरना चाहिए। वो आदमी चाहेगा तभी लिटरेट होगा, वो भी एक है, उसका एक क्रम भी है, उसका एक गति भी है। ये भी मेरे ज्ञान का पाठ है, तो वो भी मेरे तृप्ति का एक भाग है। ये समझना कि किस गति से चीजें ठीक होगी, नियति क्रम को समझना, पूरा जागृति क्रम। जागृति केवल एक आदमी, पूरे संसार, पूरे धरती के लिए समझना। एक धरती के लिए समझ में आ गया तो अन्य धरतियों के लिए समझना। तो इस पूरे व्यू में यदि देखेंगे, ठीक, तो वो कोई आतुरता नहीं रहेगी कि हमको बार बार आके शरीर यात्रा लेना ठीक करने के लिए, है ना? वो कर्तव्य का एक सीमा होगा, उसके बाद यू विल लेट थिंग्स इवॉल्व। ये ठीक है, उसको प्रोसेस पता है। मतलब उसके पास उसको प्रोसेस पता है, तो इसलिए उसको कोई, मतलब देयर इज नो सेंस ऑफ, उसको पता है कि इट इज लाइक सेइंग कि हमने आज स्कूल शुरू किया और हमको पता है कि 12 साल लगने वाले बच्चे को पढ़ने के लिए, हम 12 साल वेट करेंगे ना।
12 साल का पोर्शन बार बार हम एक ही कक्षा में 12 को ठूस नहीं सकते, होता नहीं है। अभी हम लोगों का भी जो, हम लोग मतलब मानव का, आई डोंट मीन हम लोग मतलब बोलने वाले लोग, जो हम दुनिया में अच्छाई भलाई चाहते हैं, यू सी अ लॉट ऑफ पीपल हु वांट कि दुनिया में अच्छा हो। ये अभी एक साइकोलॉजिकल आंसर है ये, एंड पीपल हु आर इन सोशल सर्विस और सोशल सेक्टर इसके साथ डिसएग्री भी कर सकते हैं कि भाई हम चाहते हैं कि चीजें जल्दी ठीक हो जाए। वो चाहत तो ठीक है, बट उसके प्रोसेस को यदि नहीं समझेंगे, हमारे चाहने मात्र से और करने मात्र से हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। इट्स लाइक सेइंग कि एक नारियल का पेड़, भाई 12 वर्ष लगता है नारियल फलने में, हमने हाइब्रिड बना ली 6 साल, फिर हम कल्पना करते कि 1 साल में हो जाए, इसको लेकर हम चिंतित हैं, तो नहीं होगा। उसका एक नियम है, उस नियम के अनुसार ही हमारी अपेक्षा रखनी पड़ेगी। तो हमारी अपेक्षा ही गलत है कि इतने फास्ट हो जाए। हाँ, सभी हो जाए ये कामना है ना, उस कामना के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। उसके लिए क्या फर्स्ट स्टेप्स है उसमें प्रतिबद्ध हैं, उस समय काल के लिए क्या करना है उसके लिए प्रतिबद्ध है, उसको करेंगे। ये ठीक है भैया। भाई मतलब यहाँ थोड़ा के है, जागृत आदमी को पता है कि किस स्पीड से होगा, क्या क्या उसके रूल्स हैं। वो जो प्रक्रिया है, हाँ, वो जो पूरा घटनाक्रम है जिसको नियति क्रम कहते हैं, कि एक आदमी में परिवर्तन और मानव का जो पूरा एक अभी जो क्वालिटी है, लेवल है, वह कहाँ खड़ा है पता है, क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें पता है, जहां फोकस करना वहां करेंगे। अब यही सब, ये इस बीच में धरती यदि बची रहती है, पीपल लाइक ट्रम्प एंड क्या है अभी जीपिंग एंड पता नहीं कितने सारे आ गए, ये लोग यदि नहीं उड़ाएंगे, देन वी हैव लॉट ऑफ टाइम। या हम ही लोग यदि जलाने देंगे सारी चीजों को, देखिए पुणे में अभी परसों तक वर्षा होती हुई पूरा अगस्त का गर्मी ही नहीं आया, कहाँ जाएगा देखिए। पर नहीं तो लंबी प्रक्रिया है। तो जागृति क्रम एक व्यक्ति के एवोल्यूशन के अर्थ में समझना, तथा मानव जाति उस धरती में जागृति क्रम के कौन से बैंड में है, और जागृति क्रम के जो अलग अलग बैंड है उसमें क्या रेशियो में लोग हैं, ठीक, और कहाँ खड़ी है, उसके अनुपात में उनकी अपेक्षा बन जाती है या बन जाएगी। हम भी कल्पना कर ही तो सकते हैं। आपका डिस्कशन हुआ, आपका डिस्कशन कभी हुआ बाबा नागराज से इस बारे में कि कहाँ है उनका इवैल्यूएशन, कहाँ है और कैसे, मतलब व्हाट डिड ही थिंक अबाउट ऑल दिस? मैंने टाइमिंग पूछा नहीं, आई डिडंट वांट टू हियर द आंसर, है ना। मैंने 500,000 साल मान लिया इस धरती के लिए, सो आई गिव माई सेल्फ इनफ टाइम। कुछ लोगों ने उनको पूछा कि प्रत्येक धरती में ऐसे ही होता है क्या, उन लोगों से मेरी बात हुई जिन लोगों ने पूछा था, एंड उनको ऐसे बताया गया कि हाँ प्रत्येक धरती में यही होता है, आदमी भ्रमित होता है और फिर ऐसे वेपन्स ऑफ वॉर ये सब चीजें बनती है, फिर जागृति होता है और जागृति क्रम होकर प्रक्रिया यही है। उन्होंने ये आवश्यक कहा कि इस धरती में थोड़ा ज्यादा लंबा टाइम लग गया, थोड़ा जल्दी हो सकता था 500 400 500 वर्ष पहले, थोड़ा लंबा लग गया, ये पूरा भौतिकवादी चीज आके बहुत सारा वो कर दिया। बट ही हैज बीन, ऐसे ग्रह गोलों पर वो विचरण किए हैं जहां पर उनके अनुसार लोग जागृत हैं। वो ऑडियो में भी आया है, आप लोग सुन सकते हो उसको, अभी कहानी के रूप में ले लीजिएगा। एक अच्छी कल्पना, कहानी है नहीं? अच्छी कहानी है ना भाई। हम अब वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट इधर उधर ढूंढे हैं, भेजे हैं, हमको वही लगता है कि ये वॉयेजर जो गया है इसको पत्थर मिलेगा और पानी मिलेगा और मेंढक मिलेगा और 4 दांत वाला आदमी मिलेगा। भाई अच्छे लोग भी तो मिल सकते हैं ना उसको, तो वो कल्पना करने में दिक्कत क्या है। जो भी साइंटिस्ट वॉयेजर भेजता है इसी कल्पना से भेजता है कि कुछ मिलेगा, नहीं मिलने के लिए तो कोई कुछ भेजता नहीं। Like we send a Mars rover. We send a Mars rover with the expectation that we'll find something. If you know you'll not find anything, you'll not send anything, right? So we want to find something, and when we find something, then we want to find people. And if there are people, we want that they'll be nice. ये सारी कल्पना हमारे में है ही। हम मूवीज भले ही ये साइंस फिक्शन वाले बनाते हैं कि वो सब बेकारी है लोग, वो जितना साइंस फिक्शन में जितना सब डिस्ट्रक्टिव, ठीक, एक भी हमसे अच्छा वाला होता ही नहीं। वो वही बिकता है, उसी को देखने के लिए लोग जाते हैं। वो क्यों? उसका भी उत्तर दर्शन से ही आता है।
Why are science fiction movies so violent? Because वो जो देखने वाला है उसकी मानसिकता 4 विषय में है, आहार निद्रा भय मैथुन तथा दीनता हीनता क्रूरता। पूरा मूवी दीनता हीनता क्रूरता का ही बनेगा। धीरता वीरता उदारता का मूवी देखेगा ही नहीं कोई, उसकी मानसिकता ही नहीं है ना देखने वाले की। तो जीव चेतना वाला ही मानसिकता, इसीलिए पिक्चर भी जीव चेतना वाला बनता है। इसीलिए साइंस फिक्शन में जो लोग दिखते हैं एलियंस, वो भी जीव चेतने वाला ही होता है। ये हमसे कम जीव चेतना वाला होता है और हम उनसे बच रहे हैं, यही दिखता है उसमें। भैया एक प्रश्न है, जी जैसे पदार्थ अवस्था जो है वो क्रियाशील बताई गई है और उसकी क्रियाशीलता का कारण व्यापक बनाया है, क्योंकि व्यापक ऊर्जा संपन्न है, इसकी वजह से वो पदार्थ अवस्था क्रियाशील है। मानव शरीर और जीवन परमाणु का एक संयुक्त अभिव्यक्ति है, और मानव शरीर जो क्रियाशील है वो जीवन परमाणु की वजह से। वो ऐसा लगता है कि जो व्यापक है क्या उसी का मिनिएचर रूप जीवन परमाणु है, और अगर नहीं है तो फिर दोनों वेटलेस जैसे बताए हैं, मासलेस बताए हैं, तो इसमें डिफरेंस क्या है? तो क्योंकि जब शरीर से जीवन चला जाता है तो वो क्रियाशील नहीं रहता, मतलब नहीं, इसमें 2-3 चीजें आ गई। एक तो ये अपने सोचने में, एक तो ये वाली बात आ गई कि जीवन मासलेस है, जीवन को मास है, बट क्योंकि वो जीवन परमाणु अंशों से ही बना है ना, अंश है तो मास है, ठीक, तो मास के बिना नहीं है, परंतु वेट नहीं है। वेट नहीं है का मतलब क्या है? वेट है बट कभी उसका वेट पता ही नहीं चलेगा। आपको वेट तभी पता चलेगा जब कोई दो चीजों में अट्रैक्शन हो और उस अट्रैक्टिव फोर्स के ऑपोजिट आप जो फोर्स लगाते हो उसका वेट है। जैसे मेरा मान लो 50 किलो वजन है, तो मैं खड़े हो जाता हूँ, क्या है वो 50 किलो जो दिखाता है अपना जो भी वेइंग स्केल, दैट इज द ऑपोजिट फोर्स इट हैज टू अप्लाई टू स्टॉप मी फ्रॉम टचिंग द ग्राउंड। यही कैलकुलेशन है वेट का। इसीलिए जीवन परमाणु है ना भार बंधन से मुक्त है ना, भार बंधन लिखा है, भार मतलब वेट के बंधन से मुक्त है, बॉन्डेज ऑफ वेट से मुक्त है, क्योंकि वो अणुबंधन से मुक्त है, तो अणु नहीं बनाएगा, तो अकेले स्वतंत्र रूप में परमाणु के रूप में रहेगा। एक तो ये है। व्यापक वस्तु अपने में कोई मास नहीं है, कोई उसकी सीमा नहीं। इस पर हम लोग काफी कुछ बातचीत किए हैं और करना तो करते रह सकते हैं। फिर हमने ये तर्क लाया कि क्योंकि जीवन रहने से ही शरीर क्रियाशील है, मतलब जीवन शरीर की क्रिया के लिए ऊर्जा का स्रोत, और व्यापक वस्तु क्योंकि क्रिया के लिए ऊर्जा का स्रोत है, इस अर्थ में दोनों में इक्विवेलेंस हम देना चाहते हैं। इसमें सर्वप्रथम तो ये चीज है कि जैसे शरीर की जो प्राणावस्था के रूप में बने रहना, इसमें जीवन का डायरेक्ट कोई रोल नहीं है, उसको पहचान कर वो पूरा करता है, यही है भूख लगने का मतलब। जैसे मानव शरीर के बारे में बात करें तो एक पेड़ पौधा जैसे ही है, वो एक पेड़ पौधा अपने आप ही ढूंढ लेता है उसकी आवश्यकता वातावरण से, पानी और भोजन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम पेड़ पौधे लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं। मनुष्य का शरीर प्राणावस्था की इकाई है और उसको जीवन चलाता है, तो मनुष्य के शरीर की जो आवश्यकता है उसको जीवन पहचान कर उसको पूरा करता है। मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन है ना, उसमें ऐसा नहीं है। पेड़ पौधे में कोई ब्रेन भी नहीं है। कीड़े मकोड़ों में क्या होता है, वो ब्रेन पहचानता है कि उसकी आवश्यकता क्या है। जैसे चींटी या मधुमक्खी जाके नेक्टर लेता है, तो कौन पहचानता है उस शरीर में? ब्रेन पहचानता है। पेड़ पौधे में अलग से कोई ब्रेन नहीं है, पूरा ही पेड़ एक व्यवस्था के रूप में कार्यरत है। तो मानव में भी हम जो खाते हैं, आप देखिए उसमें आयोडीन भी चाहिए हमको, आयरन भी चाहिए। अभी पता चला है बाई चांस वो नेचर में जो भी आदमी खाया उसमें वो सारी चीजें सम्मिलित रूप में आ गई। अभी मॉडर्न न्यूट्रिशन में आप देखिए डेली RDV बोलते हैं, रेकमेंडेड डाइटरी वैल्यू,
वो पीछे लिखा रहता है आयरन का, कैल्शियम का, विटामिन D3 का, फलाने का। ये इन्होंने रिवर्स इंजीनियर किया है, जो ऑलरेडी था उसको गणितीय नंबर दे दिया। बट अभी भी हम में से कोई भी वो देखकर थोड़ी खा रहा है क्या 50 ग्राम का फैट हो गया और है ना 500 मिलीग्राम का वो हो गया फोलिक एसिड हो गया, ऐसा नहीं करते हैं। हम खाते हैं, उसमें आ जाता है। डिफिशियंसी पता चलने से उसको अलग से पूरा कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है ये कि शरीर की आवश्यकता जीवन पहचान कर पूरा कर रहा है, बट पैसा पूरा कर रहा है मैंने हाथ पैर द्वारा और होंठ द्वारा। जीवन शरीर छोड़ने से क्या होगा, तो शरीर का हाथ अपने आप लेके अपने मुंह में नहीं डाल सकता है, तो किसी दूसरे आदमी को उसको करना पड़ेगा। इसी का नाम है वेजिटेटिव स्टेट। बट वो जीवन छोड़ने से उसमें ऊर्जा खत्म हो गई, शरीर में ऐसा नहीं है। तो जो कोमेटो स्टेट होता है, जैसे ब्रेन डैमेज हो जाता है, तो वो उसमें शरीर प्राणावस्था के रूप में बना रहता है। एक बहुत फेमस केस हुआ था बॉम्बे में, एक नर्स थी, उनको 20 या 25 साल ये लोग जीवित रखे, मतलब ऐसे मृतक है ना, जीवित है, शरीर चल रहा है, वो आता है डायपर, पेशाब टट्टी होता रहेगा शरीर का, ठीक। वो नर्स वापस कभी भी होश में नहीं, उनके साथ कुछ हो गया था, दिक्कत मतलब कुछ अत्याचारी हो गया था, शॉक में चली गई, वो वापस कभी नहीं आई। तो उसमें शरीर को आप प्राणावस्था की इकाई के रूप में बना के रख सकते हैं। तो शरीर को प्राणावस्था की ही इनपुट चाहिए, इसीलिए हमको खाना चाहिए, ठीक, पानी चाहिए, तो हाइड्रेशन चाहिए उसको, विटामिन मिनरल जितने अनुपात में चाहिए उतना देना पड़ेगा आपको। वो केवल जीवन नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि जीवन शरीर को चला रहे तो शरीर को खाने की आवश्यकता नहीं है। शरीर क्या करता है, जीवन क्या करता है, शरीर को जीवंत बना के रखता है। जीवंत बना के रखने का मतलब ये जो 5 इंद्रियां हैं, आंख हो गया, नाक हो गया, जीभ हो गया, कान हो गया, त्वचा हो गई, इसके इनपुट को ग्रहण करने की जो क्षमता है वो जीवन प्रदान करता है। वो इनपुट सेंसरी ऑर्गन में है, ये ऑर्गन्स है बट ये सेंसेस नहीं है। इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट कहीं कहीं ब्रेन में है, उसको पढ़ने वाला जीवन है ना। तो जीवन चले गया तो पढ़ने वाला कोई नहीं है, तो एक ब्लैंक स्क्रीन जैसे ब्रेन तक जाके वो बंद हो जाता है, देयर इज नो रिसेप्टर। जीवन यदि थ्योरेटिकली मान लेते हैं एक जीवित शरीर से एक जीवन निकल गया या ब्रेन डैमेज होने के कारण ये हो गया, ठीक है। तो जीवन शरीर में ऊर्जा इस अर्थ में है, जीवंतता मतलब 5 सेंसेस को सेंसरी इनपुट आउटपुट के रूप में बना के रखना तथा शरीर की आवश्यकताओं को पहचान कर भूख प्यास को पूरा करना। ब्रेन के अलग अलग पार्ट अलग अलग इन चीजों के लिए डिवोटेड है। जैसे छोटा बच्चा है, देखो, प्यास के लिए रोता है, भूख के लिए रोता है, ठंडी गर्मी में रोता है ना, नींद आने से रोता है। बड़े होते होते ये हमारे अभ्यास में आ जाता है, उसके नियंत्रण में आ जाता है जीवन। वो ब्रेन जैसे जैसे डेवलप होता है वो जीवन पहचान लेता है, उसको पूरा करता है, अपने आप होता है नेचुरली। यदि हम एक्चुअली आदमी कितना सीखता है बचपन से यदि करेंगे, इट इज माइंड ब्लोइंग। छोटा बच्चा देख के सारी डिशेस का नाम पहचान लेता है घर में, है ना। और मानवीय परंपरा का भोजन भी ऐसे ही बना है, क्या पॉइजन है क्या नहीं ये सब मनुष्य ने पहचान लिया, वो परंपरा में आ गई। नोबडी हैज धतूरा फॉर ब्रेकफास्ट, यू नो, धतूरा होता है, मर जाएंगे, वो विष है, सबको पता है। पॉइजनस मशरूम कोई खाता नहीं, कोई बेचता भी नहीं, कोई खरीदता भी नहीं, इस टाइप की चीज है। इसीलिए जीवन और व्यापक वस्तु में ऊर्जा के अर्थ में कोरिलेट करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि शरीर भी ऊर्जित है, उसमें प्राण अवस्था। जीवन में जो ऊर्जा है वो ज्ञान के अर्थ में, इसलिए मानव को ज्ञान अवस्था बोला है। ये ठीक है, बढ़िया बिंदु है ये चर्चा के लिए, मतलब स्पष्टीकरण के लिए। आज मैं 3 बजे से इसी कुर्सी पर बैठा हूँ, वो पुस्तक करते करते 5:30 हो गया, इसलिए 1-2 बार घूम ले रहा हूँ। हाँ, बताइए। तो ये 2 मुद्दे, एक तो ये वाला हो गया और शब्बार जी आप वाला हो गया पूरा। नेक्स्ट में जा सकते हैं।
हेलो, शबार जी शायद ड्रॉप ही हो गया। ठीक है, हो गया, शबार ड्रॉप। ओके, हो गया। तो ये दो वाले मुद्दे हो गए। इनका हाथ उठा था, किन्हीं का तो नीचे चले गया। ठीक है, और किन्होंने चैट पे कुछ डाला था। तो इन्होंने लिखा, I was listening to Swadan. If you can further elaborate about statement job was okay if done without how we can see professional like doctors here. I could not classify any of the three categories of Swadan. That's not otherwise later. ठीक है, इस पर एक दो लाइन सदन वाले मुद्दे पर बता देता हूँ, उसके बाद उस पर विस्तृत यदि चर्चा करनी है तो हम कर सकते हैं, बट उसके लिए सभी लोगों को और थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। और एक 2 घंटे का ऐसे इम्प्रॉम्प्टू प्रस्तुति हो गया था छोटी में, उसको देखने के बाद उसको हम और अच्छे से चर्चा कर पाएंगे। स्वधन पूर्वक जीने का मतलब क्या है, इसको वो 2-2.5 घंटे की उसी चर्चा में रखा भी था। इसका मतलब है दूसरों पर हम धन के लिए बोझा नहीं बने हैं, है ना। हम एक जिम्मेदार मानव बन के जी रहे हैं। गैर जिम्मेदार मानव क्या है, आपके धन को मैंने चुरा लिया पर धन, है ना। आपके वैवाहिक जीवन में मैंने हस्तक्षेप की पर नारी पर पुरुष। ठीक, आपके सुख में या आपको जीने देने वाले बात में मैंने हस्तक्षेप कर दी पर पीड़ा। मतलब आपके पतन के लिए मैं सोचता हूँ, करता हूँ, एक दूसरे को तंग करते हैं ना, ये पर पीड़ा। फिर मेरे सुख के अर्थ में यदि मैं देखूं तो परधन सोचने से मेरे अंदर अशांति होती है, स्ट्रेस होता है। इट इज नेवर इजी कि हम मैनिपुलेट करते रहे पूरे समय सोचने के लिए कि और पैसा कितना कहाँ लूं, वो आदमी सुखी नहीं रहता है। तो हम कोई कार्य कर रहे हैं, पूरे समय में यही सोच रहे हैं कि सामने वाले से पैसा कैसे ले लो, तो पैसा तो मिलेगा बट शांति नहीं मिलेगी। वैसे ही पर नारी पर पुरुष का विचार हमारे, है ना, खोपड़ी में हर समय बना ही हुआ है, उसे आंतरिक शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको हम कुछ कर भी नहीं रहे ना। करने वाले पार्ट में तो स्ट्रेस आता ही है, करते समय भी आता है, उसके बाद भी आता ही है ना। हम देख ही चुके हैं, वैवाहिक जीवन के बाहर जितना भी आदमी गया सब परेशानी में ही पड़ा और पड़ते जाता है। वो बिल क्लिंटन भी करके देख लिया, प्रेसिडेंट होने के बाद भी बच नहीं पाया। पर पीड़ा में भी वैसे ही है, सोचने मात्र से भी हमको परेशानी होती है। तो ये हो गया परधन, पर नारी, पर पीड़ा, है ना। में को नहीं करना, को नहीं चाहना, उसके लिए कोई स्पष्ट विचार नहीं होना। ठीक, तो ये है। फिर दूसरा हो जाएगा कि भाई जो दर्शन में अध्ययन करते समय हम सही के रास्ते में रहे, सही के रास्ते में चल पाए, उसके लिए हमको किन्हीं व्यवहार के नियमों को पालन करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे सुख के अर्थ में भी है और हमारी गति के लिए भी उपयोगी है। उसमें से एक है सामाजिक नियम में जीना, स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्यवाह में जीना। स्वनारी स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्यवाह जीने के लिए हमको कोई रोकता नहीं। बाहर कोई भी, है ना, बहुत ही उटपटांग कोई आदमी है तो कभी हो सकता है क्रोध आ जाए, ये आ जाए, फिर भी पर पीड़ा का मतलब हम उसके पतन के लिए चाहें, इससे तो हम बच सकते ही हैं। ये हमारे अभ्यास या व्यवहार अभ्यास में ले सकते हैं इसको। बचता है स्वधन। ये एकमात्र चीज है जो दर्शन में लिखा है, प्रतिफल पूर्वक धन को प्राप्ति, पारितोष या पुरस्कार पूर्वक धन प्राप्ति करते हुए जीना। प्रतिफल क्या होगा, जो मनुष्य के आहार विहार और अलंकार, आहार, आवास और अलंकार से संबंधित वस्तुओं को उत्पादन करना। ठीक है, अब इसमें यदि हम देखेंगे तो हमारी आयु, है ना, और बहुत सारी चीजें हैं, उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। आज का संसार कैसे है और हम कहाँ से शुरू किए और ये सारी चीजें आ जाएंगी। क्या मानवीय व्यवस्था में कोई डॉक्टर रहेगा क्या? तो बिल्कुल रहेगा। नागराज जी स्वयं ही वैद्य रहे। अब ये मानवीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं ना, उसको हम आज को जोड़ेंगे तो आज हमारा इकोनॉमिक सब गड़बड़ा जाएगा। तो उसमें मैंने देखा कि कंसल्टिंग का पैसा नहीं, व्यवहार का पैसा नहीं है, ये केवल औषधि का है। अभी भी आई हैव सीन सम आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स फॉलो दिस भारत में, सम। कईयों में तो आयुर्वेद में वो पता भी नहीं चलता है वो कंसल्टिंग कितना, औषधि कितना है। आप औषधि ले लो तो वो उसमें उनका इंक्लूडेड होता है महीने का 2-3 हजार, क्योंकि एक महीने का औषधि देते हैं ना जनरली, 1 सप्ताह 4 दिन 5 दिन का तो औषधि तो देते हैं आयुर्वेद में।
तो जनरली इस परंपरा समहाउ आयुर्वेद में रहा है, अभी भी बचा ही हुआ है। तो औषधि तभी ये आएगा कि भाई कितना हम चार्ज करेंगे। तो हम स्वधन में जी रहे हैं, मान लेते हैं कि मैं एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ, बढ़िया मैं जंगल से इधर उधर से जड़ी बूटी खुद ही लाता हूँ लेटर से, एंड उसका मैं 1000 गुना में बेचता हूँ और एक BMW में घूमूंगा। ये स्वधन कहलाएगा क्या? नहीं, ये कार्य रूप में मैं कोई गलत नहीं कर रहा हूँ, है ना। सो आई एम सेफ, ऑन द सेफ साइड ऑफ द फेंस। मैं परधन नहीं कर रहा हूँ और मैं एक उपयोगी चीज कर रहा हूँ, मनुष्य के शरीर को बचा रहा हूँ, कंसल्टिंग का पैसा नहीं ले रहा हूँ। 1000 गुना किन से ले रहा हूँ? जो लोग दे सकते हैं उनसे ले रहा हूँ, ठीक है, ये भी मैंने कर लिया। तो संसार के अर्थ में तो ये ठीक है, मेरे अर्थ में भी ठीक है, परंतु मेरे जागृति के अर्थ में ये कम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये लाभ दृष्टि से मुक्त नहीं है, ठीक है ना। तो जब हम स्वधन की चीज को देखेंगे, ये 2-3 स्टेजेस में मैं उसको देखने का प्रयत्न किया हूँ अभी तक, क्योंकि ये सारी चीजें कहीं दर्शन में लिखी नहीं है। सो फाइनली आप किसी से भी बात करेंगे, यू विल गेट एन इंटरप्रिटेशन और अ शोध या उनका ज्ञान, एज द केस में भी। तो मिनिमम ये है कि हम परेशानी ना करें और अंदर परेशानी करने की इच्छा को ना मोले, ये सेकंड स्टेज है ना। तीसरा है कि हम करते हुए ये हमारी तृप्ति का स्रोत कितना बनता है और हमारी जागृति में कितना सहायक है, कितना विघ्न पैदा करता है। ये 4 जगह देखना पड़ेगा। तो जनरली 1 और 2 को सुनिश्चित कर सकते हैं, ठीक। और तृप्ति के लिए देखने के लिए क्या है, हमको उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, या हम कोई कॉन्फ्लिक्टिंग चीज, विरोधाभासी चीज नहीं कर रहे। तो ये भी यदि हम समझ लेते हैं, इसके बाद इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट या अभी की जो यथास्थिति है उसको देखना पड़ेगा कि अभी दुनिया कहाँ खड़ी है, परिवार कहाँ खड़ा है, परिवार की आवश्यकता क्या है, ये सब के उसमें फिर वो वस्तु स्थिति सत्य के अर्थ में हम उसमें अपना कुछ ये लेना पड़ेगा। ये तो डॉक्टर वाले में हो गया। सीए वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना। मानवीय व्यवस्था में सीए की आवश्यकता पड़ेगी क्या? नहीं, बिकॉज देयर आर नो टैक्सेस टू हाइड। सब श्रम मूल्य श्रम विनिमय सिद्धांत है, किसी में लाभ की दृष्टि नहीं है, लाभ की कामना नहीं है। So you don't need an intermediary between you and the Rajya Vyavastha. CA is an intermediary, right? He's an accountant that you can charter. So chartered accountant. तो क्या फिर CA करते हुए कोई अध्ययन नहीं कर सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। तो इस पर तो ये 2 चीजें मेरे ध्यान में आती है, बट इस पर और कुछ करना है, अभी तुरंत करना है तो आप रख सकते हैं। भैया उसमें वही मैं सुन रहा था, तो उसमें एक सेंटेंस ये आया था कि मतलब नौकरी पे एक था कि नौकरी करना मतलब कोई ऐसा पूरा गलत नहीं, पर अगर वो मतलब दीनता के साथ नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, कोई भी चीज को करना गलत नहीं है। यदि हम पब्लिक सर्विस में हैं या कोई भी नौकरी कर रहे हैं और हमारे मन में यदि खोट नहीं है तो वो ठीक ही है ना। वो नौकरी तो एक रैपर हो गया, एक क्रिया पक्ष हो गया, ठीक। नौकरी का मतलब क्या है? मैं नौकर बन के हूं, उसमें दीनता है। एंड अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी नौकरियां हैं जिसमें हीनता और क्रूरता भी आवश्यक हो सकती है। उसमें तो फिर उससे बचने के लिए उपाय ही सोचना पड़ेगा, ठीक। बट यदि कोई किसान है, खेती कर रहा है और वो दीनता से भरा है कि अगले महीने का पता नहीं कहाँ से खेत आएगा, तो उसको हम मतलब आप देख रहे हैं ना, मतलब वो सरफेशियल रूप में स्वधन जैसे दिख रहा है, बट उसके अंदर उसकी वो नहीं है, उसकी तृप्ति नहीं है। या यदि कोई कुछ भी काम कर रहा है, सेवा कर रहा है, तो एक है कि उसका जो रूपात्मक पक्ष है वो क्या है, क्रियात्मक पक्ष जिसको हम कहेंगे, हाउ व्हाट इज द एग्जीक्यूशन apparatus, है ना। और दूसरा है हमारी अंदर की समझ। अभी अध्ययन में हम अपने अंदर की समझ पे फोकस कर रहे हैं कि हमारी मूल मानसिकता क्या है, हीनता की है, दीनता की है, लाभ की है। और लाभ की नहीं है तो उसके बाद फिर परिवार की कुछ आवश्यकता, हमारा कुछ जीने का लाइफस्टाइल है, वो संग्रह से जुड़ेगा, आय व्यय से जुड़ेगा।
यदि हमको किसी समय लगता है कि हमारा आवश्यकता पूरा हो रहा है, यही सीधी सी पूरा हो जाएगा, उसके अनुरूप उसमें उस डिजाइन में जितना परिवर्तन हम कर सकते हैं करते जा सकते हैं। बट आज के सिस्टम में हम दर्शन के उत्तरों को ढूंढने जाएंगे, स्पेशली धनोपार्जन वाले में बहुत मुश्किल है। नागराज जी को स्वयं ही बैंक बैलेंस रखना पड़ा, एफडी रखना पड़ा, उसके इंटरेस्ट को गिनते थे और आईटी रिटर्न फाइल करना पड़ा, उनका एक पैन कार्ड भी था और वो जाके वोट भी देते थे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। अमरकंटक के नगर परिषद में जाके सेंट्रल का जो लोकसभा इलेक्शन होता है उसमें भी दिए हैं, लोकल इलेक्शन में दिए हैं और नहीं बोलते थे किसको वोट दिया। ठीक, बट जो अर्थशास्त्र में आप उनका व्यवस्था को पढ़िए तो वो उसके अनुसार वो जो जिनको वोट डाल रहे हैं वो एक भी आदमी वोट के लिए खड़े रहने के लिए भी वो नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है। तो एब्सोल्यूट सच्चाई को समझना जैसे व्यापक वस्तु के एब्सोल्यूट है, चाहे आदमी भ्रमित हो जागृत हो, आज हो 10,000 वर्ष को व्यापक वस्तु एब्सोल्यूट के रूप में उसको हम समझ सकते हैं। जीवन क्रिया एब्सोल्यूट है ना, निरपेक्ष, एब्सोल्यूट का मतलब निरपेक्ष। तो निरपेक्ष सत्यों को हम समझते हैं, निरपेक्ष सत्य को समझने के अनुरूप मनुष्य का एक व्यवहार, एक व्यवस्था का स्वरूप निकलता है, उसके प्रति हम प्रतिबद्ध हो जाते हैं, राइट। फिर जब वस्तु स्थिति सापेक्षता में जीते हैं, वो अभी के देश काल के अनुसार होगा। जैसे शबाब जी कह रहे थे, भाई एक आदमी कुल्हाड़ी लेके मारने आ रहा है, मैं जागृत हो गया, क्या करूंगा, या तो भागना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे इसमें भय है, ठीक, या मुझे को उसको रोकना पड़ेगा। वैसे ही धन में है, आज का सापेक्षता में क्या है, तो वो प्रत्येक प्रोफेशन, प्रत्येक इसमें अलग अलग उसके उत्तर निकलेंगे। हम प्रोफेशन से ये एब्सोल्यूट का आंसर नहीं निकाल पाएंगे, प्रोफेशन का जो क्रिया पक्ष, क्योंकि वो जिस ढांचे में है वो ढांचा ही गड़बड़ा है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, उदाहरण के रूप में अभी नौकरी कर रहा है कोई, मान लेते पोस्ट ऑफिस में काम कर रहा है, कोई मानवीय व्यवस्था में पोस्ट नहीं जाएगा क्या? जाएगा, कुछ तो पार्षद कुछ तो रहेगा ना। मैं अब जागृत हो गया, मैं कहीं गया और मेरी फोन छूटी जा सकती है ना, ये गिर जा सकती है, तो कोई तो भेजेगा। सो वी नीड सम कुरियर सर्विस, राइट, या देयर विल बी रेल्स, तो कोई तो बैठा रहेगा स्टेशन पे। बट वो जो सिस्टम है, अभी के सिस्टम में देखेंगे तो भारत में अलग मिलेगा। भारत के सरकारी सिस्टम्स में चापलूसी भयंकर चलता है। हमारा जो कास्ट का हायरार्की है, बिल्कुल हमारे गवर्नमेंट सर्विस में छाप आ गया उसका पूरा का पूरा। प्राइवेट में थोड़ा कम है और बहुत न्यू एज इंडस्ट्रीज में कम है, जैसे आईटी और एकदम न्यू इकोनॉमी में कम है। तो उसके अंदर एक आदमी जीते हुए वो स्वधन को जो सोचेगा, मुश्किल है, क्योंकि वो उस पूरे सिस्टम में बंधा ही हुआ है। तो आई नो पीपल जो अपने ही हमारे साथ जैसे अध्ययन करते हैं कई वर्षों से, वो ऐसे रोल्स में है पब्लिक सर्विस में जहां पर रिश्वत लेना देना होता है, आप नहीं लेंगे तो आपको मारा जाएगा, उसको छोड़ेंगे तो इस एज में वो दूसरा कोई काम कर नहीं सकते, करेगा क्या आदमी। तो वो स्वधन और न्यायपूर्ण व्यवहार, इन सारी चीजों की स्वीकृति के सहित उसको तटस्थ होकर इस वाले कार्यक्रम को करना पड़ेगा कि ठीक है भाई, हमको मरना नहीं है, तुम्हारा चलता रहे, हमको जीने दो, उससे बचो, दूसरा कोई उपाय है नहीं। तो वो स्वधन में जीने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उस सिस्टम से उसको मुक्त होना पड़ेगा, उसके समझ के मानसिकता सहित। फिर आज के दिन आहार का उत्पादन या प्राइमरी प्रोडक्शन आर दी ओनली थिंग्स इन विच यू कैन, आप उन चीजों को मिनिमम इंटरफेरेंस के साथ कर सकते हैं। उसमें भी कोई ना कोई इंटरफेरेंस आएगा ही आएगा। जैसे प्राकृतिक खेती भी करते हैं लोग, तो आसपास के लोग केमिकल करते हैं, तो आप प्राकृतिक कर नहीं सकते। आप बेचने जाएंगे तो उसमें 10 प्रकार का पंचायत है, हम देखते ही हैं, ये सारी चीजें आएंगी। तो वो आयु आवश्यकता के अनुसार आदमी प्रयोग के रूप में भी कुछ लोग कर सकते हैं, ये सब। पर ये कोई भी चीज हमको अध्ययन करने से रोकता नहीं। दिन में 2 घंटे हम न्याय को, धर्म को, सत्य को पढ़ के, सोच के समझने का प्रयत्न करना चाहते हैं, नथिंग स्टॉप्स अस, अनलेस बहुत ही कोई डिस्को बार में काम कर रहा है तो एक अलग प्रॉब्लम है, क्योंकि वो सारी मानसिकता उसके अंदर घूमेगी, ना तो प्रताड़ित करेगा उसको। बट अदरवाइज डिस्कनेक्ट होकर अध्ययन करने में कोई चीज रोकता नहीं। फिर उसकी जब आवश्यकता
महसूस होती है हमको, तो छोटे स्केल में हम प्रयोग कर ही सकते हैं। फिर स्केल अप करना में बहुत सारी उसमें प्रैक्टिकल जो है सापेक्षता वाली चीज आ जाएगी। भैया, अध्ययन को पठन और आचरण का संयुक्त स्वरूप कहना ठीक रहेगा? नहीं, अध्ययन को जो लिखा है वही कहना पड़ेगा। आप में भाषा देने जाएंगे दिक्कत आएगा। अध्ययन के लिए 3 परिभाषा है। अध्ययन का जो रूट परिभाषा है, जो सबसे स्टेबल है, उसको केवल परिभाषा बोलेंगे। नहीं तो अध्ययन चर्चा करेंगे एक दिन, हम 20-30 घंटा भी लगाएंगे अध्ययन को समझने के लिए। अधिष्ठान के साक्षी में स्मरण पूर्वक किया गया क्रिया प्रक्रिया एवं प्रयास, उसको समझना पड़ेगा। अध्ययन में पठन का उद्देश्य श्रवण होना। श्रवण का मतलब है कि भाषा का अर्थ हमको स्वीकार होना। ठीक है, अध्ययन का फर्स्ट कदम है। पठन एक मैकेनिकल प्रोसेस है, आप पढ़ रहे हैं, इट्स ए फिजिकल प्रोसेस। आप बैठ गए, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, एक फिजिकल प्रोसेस, आप सुन रहे हैं, फिजिकल प्रोसेस, एक भौतिक घटना है। ये सुनाई देना मतलब आपके कान के पर्दे में पड़ रहा है। वो जो बोला गया उसका अर्थ आप में यदि चित्रित होता है तो उसको श्रवण बोलेंगे। तो अध्ययन, श्रवण, उसके बाद मनन। ठीक है, एक प्रक्रिया है। मनन का मतलब न्याय धर्म सत्य के तुलन करना। तो आचरण और जीना ये सब मनन में एक भाग है, व्यवहार अभ्यास। तो शास्त्र अभ्यास प्लस व्यवहार अभ्यास प्लस कर्म अभ्यास प्लस साक्षात्कार करने का अभ्यास प्लस साक्षात्कार होना इज इक्वल टू अध्ययन, यदि हम इक्वेशन के रूप में लिखेंगे तो। ठीक है, तो ये अध्ययन करने से हमको ये सारी चीजें रोकती नहीं। जैसे कहा, अनलेस किसी का बहुत ही विषम जॉब है, कुछ लोगों में होता है, कुछ लोग कंस्ट्रक्शन वाले उसमें होते हैं तो बोलते हैं वहां गाली गलौज दिए बिना काम हो ही नहीं पाता है, तो कठिन है ना, वो मानसिकता को प्रभावित करता है ये सारी चीजें। अब जिसकी आयु, जो सर्कमस्टेंस है, जो परिस्थिति है, उससे छूटने के लिए जितना समय लगता है कोई कर पाता है, किसी को समय लग जाता है, ये सारी चीजें हैं उसमें। मतलब ये सब वातावरण की अनुकूलता प्रतिकूलता के अर्थ में है। अध्ययन हमको करना है, ठीक है ना। तो अध्ययन का मतलब, अध्ययन का डेस्टिनेशन, गंतव्य क्या है? बोध होना। तो बोध होने तक हमको यह कोई भी चीज ऐसा खास रूप में रोकती नहीं। ऐसा मैं नागराज जी को पूछा, उन्होंने जो बोला आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्या इसका ये मतलब है कि हम जहाँ हैं वहीं बने रह के हम अध्ययन ट्राई करें? वो आपके ऊपर, आपकी तृप्ति, आपकी आवश्यकता, आपका अनुकूलता प्रतिकूलता, है ना, ये सब पर निर्भर। एक वन साइज फिट्स ऑल आंसर हम ये नहीं बोल सकते सब लोग नौकरी छोड़ दो उससे अध्ययन हो जाएगा, कोई आवश्यक नहीं। आप परेशान हो जाओगे कि अब मैं क्या करूं, पैसा कहाँ से आएगा, बच्चा रो रहा है, खाना कहाँ से आएगा, ठीक है ना। नौकरी छोड़ने मात्र से कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं है। नौकरी करने मात्र से, अध्ययन हमको करना है, अंदर जीवन में होना अध्ययन। नौकरी में तो अध्ययन नहीं होना है ना, वो वातावरण है अध्ययन के लिए। अच्छा, इसमें पाप पुण्य का तो सिस्टम ऐसा नहीं है कि ऐसा करने से पाप होगा तो हमको नंबर ही नहीं मिलेंगे। वो पाप की सर्च में होगा, वो वातावरण पापी करने वाला है तो दिक्कत है। उससे जितना बच सकते हम बचे। पापी मतलब क्या है? अमानवीयता। पापी बहुत बड़ा, पापी का मतलब पर नारी पर धन पर पीड़ा वाला वातावरण। तो यदि हमारी नौकरी पर नारी पर पुरुष वाला है फिर तो गए काम से, है ना, या व्यवसाय। एक बहुत पहले मैंने पुणे में एक शिविर लिया था 2009-10 में, कभी 8-9 कभी होगा। तो एक लड़का आया था कहीं महाराष्ट्र की किसी जगह से। उस समय यंग थे लड़का, मतलब मेरे से काफी 10-1 साल छोटे रहे। मेरी उस समय जो भी आयु थी 35-36 की, या जो भी थी। तो उनका रहा होगा 25। वो 7 दिन तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, वो चले गया, हो गया बात, मैं भी भूल गया उसको। उसके 4-6 महीने बाद किसी से बात हो रही थी, वो पूछा तुमको आदमी याद है क्या? मैं बोला वो बैठा तो था, बट वो क्या है, कमरे के बाहर बैठते थे, अंदर नहीं बैठते थे। 7 दिन कमरे के बाहर ही बैठे, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। बोला भाई वो शिविर किया और गया, और इनका पारिवारिक जो पेशा है वो वाइन शॉप का है, बियर बार। बोले इसके फैमिली का, उसमें उसका 3 बियर बार था। वो शिविर करके गया, बियर बार पूरा बंद कर दिया और कुछ जमीन ले लिया, खेती करना शुरू। बस उसका अध्ययन होता। मैं बाद में उस आदमी का ना कभी देखा, ना सुना, ना उनका फोन आया, कुछ नहीं। ठीक, अब उनको लग गया, जो लग गया हो, जाके बंद कर दिया। वो कर पाया होगा, है ना।
वो क्या हुआ, उसका बिका, वो कुछ किया ऑर्गेनिक खेती में, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। बट क्या ऐसा, तो वो क्या विषम परिस्थिति है, उनको खटक गया कि एक ठीक काम नहीं, उनके अधिकार में था छोड़ना, वो उसको कर पाए तो हो गया। कर पाए का मतलब आर्थिक रूप से भी सक्षम रहे होंगे और ऐसी मानसिक ताकत भी थी, परिवार की स्वीकृति थी, तो कर पाए। ये वाली बात क्लियर होती है ना। स्वधन वाले में जो क्रिया पक्ष है उसकी एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज बहुत सारी हैं, फैक्टर्स बहुत सारे हैं। वो जो छोटी में मैंने उस समय जो ध्यान में आया, मैंने कुछ फैक्टर्स उसमें लिख दी थी, है ना। आयु है, सामाजिक सहयोग है, बहुत सारी चीजें हैं। उसके आधार पर हमको इसका निर्णय लेना है। अध्ययन होना है हमारे में, नौकरी में अध्ययन नहीं होना है। नौकरी पकड़ने छोड़ने मात्र से अध्ययन हो जाएगा ऐसा नहीं है। समझना हमारी आवश्यकता, हमारी प्राथमिकता के अनुसार होता है। हाँ, उसके लिए शास्त्र अध्ययन के लिए समय निकालना पड़ता है। वो समय यदि हम जैसे हम यदि प्रौढ़ हो गए हैं और जो भी अर्थोपार्जन करना हमारी बाध्यता या आवश्यकता या अपेक्षा बन जाती है, परिवार की आवश्यकता भी रहती है, तो उससे कितना हम समय निकाल पाए हमारे हाथ में है। प्रोवाइडेड परिवार की अर्थव्यवस्था है ना असंतुलित ना हो। वो कितने में संतुलन है, कितने में असंतुलन है, कौन कितना खाता है, ये सब अध्ययन के अनुसार हमारा स्पष्टता बनता है। हो सकता है हमारी स्पष्टता बने, परिवार का नहीं बने, उनकी अपेक्षा बनी रहती है, उसको भी फिर कई बार बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे मैं निकल गया था 31 की एज में, हमारे घर वाले चिल्लाते चीखते रहे, मैं निकल गया, है ना। वो गैस या गैम्बल ठीक निकला, मतलब मेरा परिवार से संबंध टूट गया ऐसा नहीं है। और आज वो लोग उससे वो हो गए, इंग्लिश में बोलते दे हैव रिकनसाइल्ड कि ये ऐसा ही है। सो मैं आई वाज लकी। दुखी हो जाते तो क्या करता, कुछ नहीं कर सकते। हाँ भैया, ये अभी मेरा प्रश्न बन रहा था, ये आपने बताया तो स्वधन के बारे में, जैसे पैसों की आवश्यकता है, तो मुझे लगता है कि जैसे शुरुआत से मैंने ऐसा किया था कि मैं 12th में था, मैं अभी मेरी 30 एज हो गई है इस साल, तो मैं 12th में था तभी मैंने सोच लिया था कि मैं जॉब नहीं करूंगा। मुझे थिएटर करना था, तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा जितना पैसा अपने को चाहिएगा अपन ऐसा करेंगे कि कुछ दूसरा काम कर लेंगे और बाकी काम थिएटर करेंगे, क्योंकि थिएटर से भी पैसा आने वाला नहीं था, ये मुझे पहले पता था। तो मैंने ऐसा किया कि फिर मैं योगा सीखा और मैं योगा का एज ए ट्रेनर 2 घंटे 3 घंटे ऐसे करने लग गया, बाकी काम थिएटर करता। तो भैया वो तो ठीक से चला, लेकिन बाद में फिर अभी शादी भी हो गई और फैमिली का भी वो था कि भाई पैसा वैसा तो लाओ, तो ऐसा करके अभी मैं वो करने लगा हूँ, जैसे इतना देना ही है तो मैं उतना मतलब कमा के दे रहा हूँ। तो भैया इसमें संतुलन कैसे रहेगा? और जैसे मैं बार बार विचार करता रहता हूँ कि मेरे को इतना पैसा चाहिए, इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तो, और जबकि मुझे लगता है कि इतनी जरूरत तो मेरे को है नहीं। तो भैया ये इसमें स्वधन कैसे होगा? और इसमें मैं ठीक हूँ ये कैसे पता चलेगा? स्वधन होने का मतलब क्या है? स्वधन फाइनली शुद्ध रूप में होने के लिए आपकी समझ, मानसिकता उतनी विकसित होनी पड़ेगी, उसके लिए अध्ययन आवश्यक है। हाँ, और जिस वातावरण में, जिस सेटिंग में आप उसको क्रियान्वित करने जा रहे हो वो भी मानवीय होना पड़ेगा। जैसे मैं नागराज जी को एक दिन पूछा था कि मैं कंप्यूटर में काम करना उसमें आएगा कि नहीं आएगा। कंप्यूटर तो लगेगा ना, जागृत व्यवस्था में भी एआई तो लगेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगेगा, तो प्रोग्रामिंग तो लगेंगे। तो उन्होंने कहा यदि अनुभव के अनुकूल है तो ठीक है, अनुभव का अनुकूल नहीं है तो ठीक नहीं है। अनुभव के अनुकूल है का मतलब क्या है? मानवीयता के अर्थ में है। तो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम कौन सा अमानवीय है? नहीं है। हाँ, इसका कुछ पार्ट है ना, जैसे तत्काल का टिकट लेते हैं, वापस नहीं देते हैं, 4 महीने पहले से बुकिंग करवा ले रहे हैं, अब उसकी भी बाध्यता है पैसे की, रेलवे के पास पैसा ही नहीं है, घाटे में चलता है। ठीक, तो या अभी क्लाउड पे लोगों ने प्रोग्रामिंग किया। अब पूरा मध्य दर्शन का पूरा जो हमारा लाइब्रेरी है वो क्लाउड पे है। क्लाउड पे क्यों डाला? ताकि कभी मिटे नहीं, है ना, कभी डिलीट ना हो। सो वी हैव इट ऑन अ क्लाउड। क्लाउड सर्विसेज पी क्लाउड, इट्स अ स्विस कंपनी। अब मैं क्या बोलूं, उसको मानवीय बोलूं कि अमानवीय बोलूं? वो क्लाउड का हमने मानवीय चीज के लिए उपयोग कर लिया। ठीक, सो टेक्निकली somebody working in P Cloud currently is in Swadhan unknowingly, because
ही सर्वर इज सपोर्टिंग ये जागृत जीवन का ज्ञान, मध्य दर्शन को सपोर्ट कर रहा है स्विट्जरलैंड। उसको नहीं पता है क्या बोलेंगे उसको, स्वधन है कि प्रसन्न है, उसके मानसिकता पर निर्भर करता है। वो सिस्टम को पता ही नहीं है कि वो कर रहा है, उसको कोई मतलब भी नहीं है आप क्या उसमें डाल रहे हैं। आप समझ रहे हैं बात? जो ढांचा खाचा है वो नहीं है स्वधन, वो फाइनली स्वधन का प्रमाण है। ठीक है, अभी हमको यहां खड़ा होना है कि हमारे जीवन जीने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है। फाइनली दर्शन क्या कह रहा है कि मनुष्य के जीवन का एक लक्ष्य है, उससे वो हमको स्वीकार होता है, उस पर हम चलने के लिए प्रयत्नशील है। हमारी सिंसियरिटी से जितनी चीजें हम आंतरिक और व्यवहार में ठीक कर सकते। पूरी दुनिया को तो एक आदमी बदल नहीं सकता है ना, फिर अपनी परिस्थिति को वो कैसे, एक हद से ज्यादा परिस्थिति को भी बदल नहीं सकता। मेरी 55 की आयु हो गई, मेरे 2 बच्चों का विवाह होना है, मैं मध्य दर्शन का मुझे अध्ययन करना है, क्या करूं? नौकरी छोड़ के गाजर उगाऊं? उससे बच्चों का विवाह हो पाएगा? यदि कोई कर ले सकता है तो ठीक है, नहीं कर सकता तो क्या करेगा? तो उससे कुछ निकलेगा कुछ नहीं है ना। आप मंडी में गाजर बेचने जाएंगे, उसी रेट में मांगेगा जो केमिकल वाला गाजर है, फिर आपको ऑर्गेनिक कंज्यूमर अलग से लाने पड़ेंगे। फिर मैं ये पूछूंगा कि वो जो ऑर्गेनिक कंज्यूमर है उसका पैसा, वो तो तुमको उसका पैसा देगा, है ना, गांधी जी का नोट ही मिलेगा ना। वो उसका स्वधन है कि वो परधन है? वो कौन से सिस्टम से आया? फाइनली इफ यू ट्रेस एवरी मनी, इंग्लिश में जो भाषा है टेंटेड, उसमें दाग है। अभी जो मॉनेटरी सिस्टम है बाय डिफाइन वो दाग है, उसमें इन्फ्लेशन का दाग है, उसमें स्टॉक मार्केट का दाग है, उसमें डीजल और पेट्रोल का दाग है, उसमें लाभ का दाग है। सो एनी मनी यू टच इज टेंटेड। सिस्टम की दृष्टि से देखेंगे तो यहीं पहुंचेंगे, सब गड़बड़। दार्शनिक दृष्टि से ना, जो मैंने कहा निरपेक्ष ज्ञान के अर्थ में यदि हम देखेंगे अभी के अर्थव्यवस्था को, मॉनेटरी सिस्टम को, पूरा का पूरा दाग, एवरीथिंग इज टेंटेड, कांट हेल्प इट। ठीक, तो वहां से शुरू करेंगे तो नागराज जी भी नहीं कर पाए। उन्होंने जैसे आयुर्वेद ठीक किया, वो आदमी जो पैसा दे रहा है ठीक करने के लिए, उसका पैसा कहाँ से आ गया थोड़ी बैठ के पूछते रहेंगे। महीने में 4,000 रुपये लगता है औषधि का, अब ये बताओ कि तुम्हारा पैसा कहाँ से आया, तब मैं तुमसे लूंगा, नहीं तो हम नहीं लूंगा। ठीक, इस सिस्टम से उत्तरित नहीं होगा, है ना। हम इसके रूपात्मक क्रिया पक्ष को देखने चले जाते हैं, ये जब जाते हैं तो वो उसमें मेरे अनुसार तो नहीं बनता है उत्तर उसका। तो कहाँ से बनेगा? एक मनुष्य की जीने का संतुलित स्वरूप क्या है? भाई दर्शन बोलता है कि अध्ययन करो, अध्ययन से फिर साक्षात्कार होगा, अवधारणा होगा, या कुछ होगा, कुछ लाभ मिलेगा। द थिंग इज कि हम उस आयु में नहीं है कि हम बैठ के पढ़ते रहे। वो आयु हमारी फेस निकल गई। विद्यार्थी बनने के लिए एक अवसर दिया मानव जाति ने, उसमें उसकी वस्तु नहीं मिली, ये वस्तु नहीं मिली, बाकी जो मिला उसका उपयोग रहा होगा, है ना, कुछ ना कुछ उपयोग मिला ही हमको शिक्षा से। तो अभी क्या करें? क्योंकि विद्यार्थी के बाद गृहस्थी आता ही है हर मानव का। वो विवाह नहीं भी करेगा तो भी माँ बाप का तो देखभाल के अर्थ में गृहस्थी होता ही है। फिर एक आर्थिक पक्ष, हर आदमी को कुछ ना कुछ कमाना पड़ता ही है, चाहे किसी भी विधि से वो कमाए, है ना। तो ये आर्थिक पक्ष उसका तीसरा, ये 3 तो कंपलसरी है। तो गृहस्थी में आके हम विद्यार्थी बनने जाएंगे तो उसमें वो तो लगेगा ना, माने थोड़ा कुश्ती तो करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे हैं घर में, बीवी है, पत्नी का एक मानसिकता होता है या पति का मानसिकता, डिपेंडिंग ऑन कौन अध्ययन कर रहा है, माता पिता ने अलाउ किया नहीं किया, ये सब चीजें हैं इसमें। तो विद्यार्थी का जीवन, गृहस्थी का जीवन और आर्थिक जीवन, ये तीनों को संतुलित करना। तो अर्थ पक्ष को अभी बहुत न छेड़ते हुए मैंने जो अप्रोच लिया, क्या लिया, बिकॉज आई कैन नॉट रिकमेंड आपके लिए क्या साइज फिट होगा ना, आपका क्या मानसिकता क्या है, उस पर और हम डिटेल में कभी बात करेंगे। तो अर्थव्यवस्था को बिना छेड़खानी किए, गृहस्थी को बिना छेड़खानी किए हम फर्स्ट विद्यार्थी वाले पक्ष में वापस, वी आर ऑल गॉन बैक टू स्कूल। नो, हमको बेसिकली ये बोला जा रहा है कि तुमको कुछ नहीं पता। भ्रम का मतलब क्या है? गधे हो, बेवकूफ हो। इसको मान के हम आप अभी सैटरडे संडे बात कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा चोट है। बोलते जीव चेतना है भाई, ठीक, जीव चेतना का मतलब हमको गधा घोड़ा बोला जा रहा है ना। इसको पचा के हमको वापस विद्यार्थी बनना है। तो ये गृहस्थी के साथ आर्थिक फ्री में आता है। गृहस्थी यदि है तो अर्थव्यवस्था आएगा ही। एक अकेले आदमी के लिए भी अर्थव्यवस्था लगता ही है,
चाहे भले ही आप 1 गिलास दूध दिन में पियो, उसका तो उपार्जन करना पड़ेगा। तो इन दोनों को संतुलन में रखते हुए, इसमें बहुत कोई बड़ी भारी अपराध न करते हुए पहले अध्ययन पर हम फोकस करें। किसी समय में अध्ययन से हमारी तृप्ति की सली बनेगी, चाहे वो पठन के रूप में हो, श्रवण के रूप में हो, है ना, समझने के अर्थ में हो। और जो भी हमारी विद्यार्थी जीवन में अध्ययन से जो भी फलन मिलेगा, उसका परिणाम हमको व्यवहार में तो सर्वप्रथम दिखेगा, कुछ भी अंश में दिखे। व्यवसाय में थोड़ा देर से दिखेगा, हो सकता है काफी टाइम लग जाए किसी को, हो सकता है किसी को जल्दी टाइम लग जाए। ये आपके समझ उसमें रिफ्लेक्ट होगा, वो सिस्टम से आपका समझ नहीं बनेगा। अब समझ रहे हैं, हम खेत में चले गए, उससे हम समझ लेंगे ऐसा नहीं है। समझना जीवन की आवश्यकता, जीवन के जिज्ञासा के अनुसार होता है, उसके लिए वातावरण की अनुकूलता प्रतिकूलता रहती है। चौथा एक बचता है समाज के साथ इंटरेक्शन। वो जिसको जितना एपिटाइट है, जितनी जरूरत है कीजिए। जैसे मेरा एपिटाइट है, क्या है एपिटाइट, मतलब मेरी जो वो है कैपेसिटी, सैटरडे संडे 5:30 से 7:30, भाई इसमें जितने लोग आ सकते हैं हम करेंगे। मंडे टू फ्राइडे हमारे पास टाइम नहीं है, सैटरडे संडे दोपहर को मेरा दूसरा काम चलता है। फिक्स कर लिया, ये ऑप्शनल है, आपको करना है, कोई कंपल्सरी नहीं है, आपको उसको उपयोग लगता है कीजिए। ये 4 चीजें हैं, विद्यार्थी, गृहस्थ, आर्थिक तथा समाज के साथ इंटरेक्शन। ये चारों एक एक अभ्यास दिया है दर्शन में, अध्ययन विधि। इसको आगे हम देखेंगे। तो सर्वप्रथम समझने के लिए ये स्वधन, ये परधन, ये मतलब स्वधन के मॉडल में नहीं जीना, ये आपको रोकेगा नहीं। आपकी अनुकूलता है, आप कर सकते हैं, बढ़िया है, कीजिए। अब जैसे अभी हमारे एक मित्र हैं दिल्ली में, वो आईटी में चले गए, फिर बहुत बढ़िया अपना कुछ कुछ कर लिया आईटी में। मैं उनसे बात कर रहा था दिल्ली में, तो क्या उनके पिताजी क्या करते थे, वो बढ़िया काम था पिताजी का, उद्योग, स्वधन में उद्योग भी आता है। वो पंखे का मोटर वो बनाते थे, वाइंडिंग मोटर बना, बहुत अच्छा काम है। तो जागृत आदमी पंखे के नीचे बैठेगा ना, वो लोकल पंखा बना के वो मैन्युफैक्चरर्स को बेचते थे, खुद पंखा नहीं बनाते थे। अच्छा चल जाता था उनका महीने में, जो भी ठीक ठाक एक मिडिल क्लास फैमिली का जो भी खर्चा होता है दिल्ली में, है ना, कुछ 50, 60, 80 लाख रुपए कुछ उनका हो जाता। तो वो बेटे को शादी कर दिया, बेटी को शादी कर दिया, दोनों अपना इंजीनियर बन के आईटी वाईटी में देख के लाखों करोड़ों कमा लिए। उनके पिताजी को देखेंगे तो वो सदन में जी है ना, वो चोरी तो नहीं किया, उनके यहाँ 8-10 आदमी काम किया, 10-12 हजार रुपए उसको सैलरी दे दी, बात खत्म। बट क्या वो मॉडल बनाने मात्र से जागृत हो गए? क्या ऐसा नहीं है। हाँ, चोरी करने से और ये सारा झंझट वाले कामों से वो बचे। बट उस सिस्टम में जैसे ही हम जाएंगे, उसमें भी 10 प्रकार का चीज आएगा ही ना। 1 नंबर का पैसा, 2 नंबर का पैसा, जीएसटी, फलाना बिल, डिमका बिल। आप समझ रहे हैं? समझने का मतलब कुछ हवा जी भैया। हाँ, तो ये आपको तय करना पड़ेगा कि अभी जो एक्स्ट्रा यदि आ रहा है आपके पास धन, वो फिर उसको संचय करके आगे आप हो सकता है कि थोड़ा समय निकाल पाए, 15-20 दिन, महीना भर आपको अपने अध्ययन, अपनी तृप्ति, विद्यार्थी का जीवन मतलब हम अपनी तृप्ति के लिए कुछ कर रहे हैं। देखिए, हमारी तृप्ति हमारी स्पष्टता के लिए है, इसमें स्वर्ग नरक नहीं है ना, पाप पुण्य वाला सिस्टम नहीं है कि हमको अपराध बोध, अपराध एक ही है, पर नारी पर पुरुष, सोचना करना दोनों, पर पीड़ा। स्वधन की मेरे अंदर स्वीकृति है, कर पाना में बहुत सारी एक्सटर्नल्स। ये एकमात्र दर्शन का नियम है जिसमें आयु, स्टेज और बाह्य व्यवस्था का सर्वाधिक इंटरफेरेंस, मैक्सिमम। बाकी किसी में नहीं है। बाकी धीरता वीरता उदारता में आपको कोई नहीं रोक रहा है, ममता नहीं करने से, सम्मान नहीं करने से, बाकी सब पर कर रहे हैं। सम्मान पे हम फोकस करें, विश्वास, ये सब करें। जो बाहर वाला सिस्टम वाला, उसको धीरे धीरे देखें, किसी की अनुकूलता बन जाए तो करें। मेरे साथ के बहुत सारे लोग हैं, बढ़िया किसान विसान बन गए, किसी का चल रहा है, किसी का नहीं चल रहा है, सब है ही। भैया, अनुभव की साक्षी और जो दूसरा एक ये यूज किया, उसका आशय क्या जागरूक व्यक्ति से है? मतलब जागरूक व्यक्ति का सानिध्य होना अध्ययन के लिए जरूरी है, उसका ऐसा उसका आशय है? 6 मिनट बचा है अध्ययन की परिभाषा के लिए, परिभाषा को कर लेते हैं, उसके बाद हैप्पी दीपावली कर लेंगे सबके लिए। अधिष्ठान का साक्षी पहला शब्द है अध्ययन के परिभाषा में। क्या अधिष्ठान? अधिष्ठान का मतलब जो अधिष्ठित है, जो एस्टैब्लिश्ड है, जो हिलता नहीं।
तो स्वयं प्रत्येक जीवन में जो आत्मा है ये अधिष्ठान, तो आपके आत्मा, मेरा आत्मा, इनका आत्मा, जितने लोगों के जीवन में आत्मा है ये अधिष्ठान की साक्षी। अधिष्ठान किस बात का साक्षी है? बुद्धि में जो बोध होता है, आत्मा बुद्धि को देखते रहता है। अध्ययन का मतलब है कि साक्षात्कार होके बोध होना, ठीक। तो साक्षात्कार होके जो बोध होता है उसका दृष्टा या साक्षी अनुभव है, या आत्मा से संकेत मिलता है कि ये सही है, ये अधिष्ठान का साक्षी है। टेक्निकली है ना, वो कैसा होता क्या होता उनका आराम आराम से बात करते रहेंगे। अधिष्ठान का साक्षी एवं अनुभव का रोशनी। अनुभव का रोशनी कोई जागृत व्यक्ति का सबसे बेस्ट केस क्या है? एक जागृत व्यक्ति हमारे पास सानिध्य के रूप में है, कम से कम हम साल में एक बार उनको मिल पाए। जैसे नागराज जी थे अमरकंटक में, उनका सानिध्य सबको हर समय मिला क्या? नहीं, वो आदमी आता था बॉम्बे, बेंगलोर, हैदराबाद, कलकत्ता से 2-4 दिन बात करता था, वापस चले जाते थे। कुछ लोग, 1-2 लोगों को साथ में रहने का सौभाग्य मिला। बहुत सारे लोग साथ में मिले, उनको उनकी जागृति से कोई मतलब भी नहीं था, ये भी था, ठीक। तो अनुभव का रोशनी होने मात्र से कुछ हो जाता है ऐसा नहीं है। हाँ, आइडियल केस सिनेरियो ये है। मीडियम सिनेरियो क्या है? वो नहीं है, उनका जानकारी, ऑडियो वीडियो, उनका संस्मरण, ये सब है। तो ये पुस्तकों में, ऑडियो वीडियो में वो अनुभव की जो दिशा दर्शन करने के लिए जो चीज है वो रखा है। इसीलिए अभी भी हमारे जो ग्रुप पे एक थोड़ी सी वार्ता चली और मैंने 1-2 बार वो लिखा भी कि परिभाषा को बदलना ठीक नहीं, क्योंकि वो परिभाषा अनुभव से कनेक्टेड है, रिवर्स इंजीनियर्ड है। वहां से हम अपने अनुसार डेफिनेशन बदलेंगे, वो कहीं का कहीं जाएगा ही ना, वी डोंट नो वेयर इट विल गो। तो ये अनुभव की रोशनी में स्मरण पूर्वक, स्मरण कहाँ? चित्त के चित्रण क्षेत्र में किया गया क्रिया, प्रक्रिया एवं प्रयास। तो उसी स्मरण को लाने के लिए पठन है, ठीक है। तो चित्त में सही स्मरण आ जाए, अभी हम यहाँ पर खड़े हैं, उसी से बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारी चीजें स्पष्ट होती है। तो ये अध्ययन का परिभाषा है। कोई भी परिभाषा लिखी जाती है वो देश कालातीत लिखी जाती है दर्शन में। दर्शन का मतलब देश कालातीत। इट इज नॉट रिटन फॉर 2022। दर्शन वाला भाग, वाद वाला भाग इज रिटन फॉर 2022। अभी की इश्यूज वहां पर हाईलाइटेड है। भौतिकवाद, अध्यात्म, जनवाद में देखेंगे अभी की इश्यूज को वो सॉर्ट करता है 50% या 40%। मानव व्यवहार दर्शन 2000 साल पहले भी लिखी जाएगी तो यही लिखी जाती, 2000 साल बाद भी लिखी जाती। अनुभव दर्शन टाइमलेस, कर्म दर्शन टाइमलेस, ठीक है ना। तो उस परिभाषा में फिर जागृत व्यक्ति चाहिए। तो उसमें हर गांव मोहल्ले में एक आदमी रहेगा। एवरी सोसाइटी विल हैव वन जागृत व्यक्ति। कितना बढ़िया। आइडियली एवरी हाउस विल हैव वन। फिर आपको बहुत लंबा हमको टिकट करके जाने की जरूरत नहीं है। अपने बाप दादा से ही जागृति का हम शिक्षा घर से ही मिलता है। माता पिता ही तो अभिभावक जागृत होना चाहिए। ये सारी चीजें हमको हमारे माता पिता को हमको बताना था बचपन से। ये स्केल है दर्शन का। वो दिन कब आएगा, कैसा आएगा, सोचेंगे, ठीक है। ठीक है जी। तो भैया अभी हम जो कर रहे हैं वो सिर्फ पठन है, ऐसा कहना ठीक रहेगा? तो पठन से श्रवण होता है, कुछ ना कुछ तो श्रवण होता ही रहेगा। श्रवण के बाद मनन आएगा, तो इसके बाद मनन में आएंगे। अभी भी कुछ आदमी से कोई ना कोई कुछ मनन करता ही होगा, है ना। उसके बाद साक्षात्कार आएगा। हो सकता है किसी को साक्षात्कार हुआ भी हो, मैं नहीं कह सकता। अब ये जूम कॉल पे क्या समझ में आता है? ये तो ब्रॉडकास्टिंग है। मनन तक तो जा ही सकते हैं ना। हाँ, साक्षात्कार तक भी जा सकते हैं, क्या रोक रहा है? हम क्या अपने आप को नहीं, अगर ये बुक्स का और आप यानी कि जो इसमें थोड़े बहुत हमको समझा सकते हैं जैसे आप समझा रहे हो, तो इस बात से इतना तो होता ही है कि भाई ये चीज अच्छी भी लगती है, इसमें मजा भी इसमें यानी वी एंजॉय द प्रोसेस आल्सो। और उसके बाद में विचार तो चलते ही रहते हैं। वही मनन का मतलब क्या है आगे देखेंगे। विचार करना मनन है या मनन उससे कुछ अधिक है? हम सोचते हैं। श्रवण से ऐसा लगता है कि केवल सुनना, है ना। इसीलिए इसके लिए ज्यादा बढ़िया शब्द है शास्त्र अध्ययन या शास्त्र अभ्यास। शास्त्र अभ्यास करते समय सुनेंगे भी, सोचेंगे भी, कुछ भास आभास होगा, मजा आएगा। जैसे आपने बोला मजा आता है, वो स्पष्टता का मजा है, दिखने का मजा है, समझने का मजा है, जीने का मजा है।
कम से कम अच्छी कल्पना करने की मजा है। अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, है ना, अभेयता, अच्छा लगता है। सब कचरा रोज न्यूज़पेपर में पढ़ने से ये सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है। ये शास्त्र अध्ययन है, शास्त्र अभ्यास का सुख तो मिलेगा ही मिलेगा। उसमें मैंने सुनना भी, पढ़ना, सुनना, सोचना सब समाया है। शास्त्र अभ्यास इज अ कंबाइंड प्रोसीजर, ठीक है ना। उसके बाद मनन, मनन उसी का एक बने, जब उसको सटीकता में, उसकी कुछ निरंतरता की जगह या स्थिरता की जगह आ जाती है, उसी का नाम मनन, इसी प्रोसेस का। ठीक है, ठीक है भैया। ठीक है, बढ़िया। तो अब अभी तो दीपावली है कल। एक तो आप सभी लोगों को हार्दिक दीपोत्सव शुभकामनाएं। और 29 और 30 हम लोग यात्रा में हैं। मैं देखता हूँ रविकांत भाई उपलब्ध रहेंगे कि नहीं। और शायद ग्रुप्स में ये आ गया था कि जीवन अध्ययन परिचय पुस्तक को भी शायद सायंकाल रात्रि वाली ग्रुप 8:30 वाली ग्रुप ने पूरा कर लिया। तो उसके लिए नेक्स्ट वाली वीडियो और उसका ट्रांसक्रिप्ट अस्तित्ववादी विज्ञान बोल के है, मैं दोनों भेज देता हूँ। बाकी ग्रुप्स कंटिन्यू करें। एंड पुस्तक से पढ़ के यदि कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो पुस्तक का पेज नंबर को आप लोग नोट डाउन कीजिए। अब पिछले 1-2 बार से हम पुस्तक से कोई डायरेक्ट इंक्वायरी नहीं लिए हैं, पर ठीक है, इसको जैसे मैंने कहा कि ये हमारी चर्चा का उद्देश्य ये नहीं है कि हमारा पोर्शन पूरा हो, उसके में जो वस्तु है उसके बारे में हम चर्चा कर पाए, एक दूसरे का सुन पाए, ये अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसको करेंगे। तो 29-30 को मैं देखता हूँ, यदि रविकांत भाई भैया यदि उपलब्ध है तो वो कर लेंगे। 5 और 6 क्या है, नवंबर को मैं आ जा रहा हूँ। मैं 4th को तो आ ही जाऊंगा। उसके बाद जनवरी तक मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। सही शुभ अवेलेबल। राजेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? राजेश कुमार जी। भैया जी कुछ प्रश्न नहीं है, धन्यवाद देना था। स्वधन को लेकर आज बहुत अच्छी क्लैरिफिकेशन हुई। मेरा भी इसमें एक तो प्रश्न थे जो अपने आप उत्तरित हो गए, तो बस धन्यवाद, कृतज्ञता ज्ञापन। नहीं, कृतज्ञता। आपने पहचाना? हाँ, दिल्ली से बोल रहे हैं ना? जी जी दिल्ली से। आपकी आवाज टॉम भाई से ने परिचय किया। ISBN के लिए मैंने मिल गया हमको ISBN। जी जी, वाह, ये तो और अच्छी बात है, ये भी जानना था। मिल गया, बहुत अच्छा हुआ। ISBN मिल गया। जी जी जी। जागृत पुस्तक हैज टू वेट फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूवल फॉर पब्लिशिंग। ये है स्वधन में, ये सब रिलेटेड ही है ना? जी, धन्यवाद भैया। आप सभी को धन्यवाद, है ना। इस पर और बातचीत करते रहेंगे और है ना, संशोधन और इस सब चीजों को पूर्णता में समझते रहेंगे। तो बड़ी आप थोड़ा समय सीमित है, मैं फिर एक बार बात रखूंगा इस पर, अभी और करना है अभी आराम से। हमारे पास बहुत टाइम है, वी हैव मेनी इयर्स। जी भाई। ये शिविर का ही एडवांटेज है, कोई एंड डेट नहीं है, लास्ट आदमी स्टैंडिंग तक चलेगा। देखिए कितना कर पाते हैं। जी भाई। भैया आप बुल्ढाना कब हो? बुल्ढाना हम लोग आ रहे हैं 28 और 30 के बीच। 28 को पहुंच रहा हूँ शायद रात को। 29, 29, 30 है बुल्ढाना में। 29, 30, 31 3 दिन हो सकता है, और 2 दिन रुक जाए। ठीक है भैया। ठीक है जी। नमस्ते सबको। शुभ दीपोत्सव, शुभ दीपावली। गुड नाइट। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया।